हेलो एवरीवन, दिस इज मुस्कान जैन एंड वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल मैग्नेट ब्रेन्स, जो आपको प्रोवाइड करता है क्वालिटी एजुकेशन, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। आज हम करने वाले हैं स्टार्ट एक नई यूनिट और उसका एक नया चैप्टर। यूनिट है बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी यूनिट के अंदर आज आप पढ़ने वाले हो बायोटेक्नोलॉजी के प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस वाला चैप्टर, और इसके अलावा इसमें एक चैप्टर और आता है जिसके अंदर आप पढ़ते हो जिसके अंदर आप पढ़ते हो इन्हीं प्रिंसिपल्स और इन्हीं प्रोसेसेस पर बेस्ड इनके एप्लीकेशंस, राइट। कि ये सारी प्रिंसिपल्स प्रोसेसेस जो आप इस चैप्टर में आज पढ़ लोगे, इस चैप्टर के बाद फिर इन सारी प्रिंसिपल्स को एप्लीकेशन इनका क्या है वो आपको पढ़ने को मिलेगा इसके बाद वाले चैप्टर में। ओके, तो आपकी यूनिट बायोटेक्नोलॉजी के अंदर आते हैं दो चैप्टर। सबसे पहला बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस, और इसके बाद आएगा बायोटेक्नोलॉजी के एप्लीकेशंस। ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशंस, ये है आपकी कंप्लीट यूनिट और इसके अंदर आने वाले दोनों चैप्टर्स। आप जरा देख लें कि इस यूनिट में से आज जो हम ये चैप्टर कंप्लीट कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं, नॉट कंप्लीट, बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस, इसे हम आज स्टार्ट कर रहे हैं। अब इसे स्टार्ट करेंगे तो आपको पता ही है पैटर्न। सबसे पहले मैम देती है इंट्रोडक्शन और हम स्टार्ट करते हैं उसका पहला टॉपिक। इंट्रोडक्शन में मिलते हैं आपको उस चैप्टर में आने वाले सारे ही टॉपिक्स, उसके अंदर आने वाला पूरा कंटेंट, उन टॉपिक्स से रिलेटेड मैं आपको देती हूं एक बिल्कुल शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन कि भाई ये टॉपिक क्या है, इसमें क्या पढ़ोगे, किस तरह की चीजें आएंगी, बस इतना सा। ठीक है, और उसके बाद हम स्टार्ट कर लेते हैं टॉपिक नंबर 1, देन 2, देन 3, और इस तरीके से हम उस चीज को पढ़ते हैं। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन, और आपको पता ही है कि मैडम पढ़ाएंगी तो मैडम सबसे पहले ध्यान देंगी किस चीज पे, टर्म पर। देखो यार, पूरी यूनिट का नाम ही है बायोटेक्नोलॉजी। पहला वाला जो चैप्टर है उसमें भी बायोटेक्नोलॉजी, उसकी प्रिंसिपल्स, उसकी प्रोसेसेस। दूसरा वाला जो चैप्टर है उसके अंदर भी बायोटेक्नोलॉजी और उसकी एप्लीकेशंस। तो क्या इतनी जगह जब बायोटेक्नोलॉजी वर्ड को यूज कर रहे हैं, इसका टर्म ब्रेक करना, इसका मीनिंग समझना जरूरी नहीं है? बिल्कुल जरूरी है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है मैम। सबसे पहले तो यही होना चाहिए, सबसे पहले तो यूनिट फिर चैप्टर। आप कहीं पर भी आ जाओ, नाम तो बायोटेक्नोलॉजी बायोटेक्नोलॉजी चलता जा रहा है, तो ये तो पता होना जरूरी। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो जरा ये देख लो कि ये बायोटेक्नोलॉजी का मतलब क्या है। बायो का मतलब तो हम सबको पता है, बायो का मतलब तो हम सबको पता है। बायो का मतलब है क्या, लिविंग। ठीक है, बायो का मतलब है क्या, ये क्या हो गया, ये है जादुई शक्तियां जो बायो पढ़ने आती हैं और हमेशा आती हैं। ठीक है, कंसिस्टेंट स्टूडेंट्स ऑफ बायोलॉजी। देखो बायो का मतलब है क्या, लिविंग। और अगर हम बात करें अब टेक्नोलॉजी, तो टेक्नोलॉजी तो आपको पता ही है, टेक्नोलॉजी के अंदर आती है क्या, नई नई जो टेक्निक्स डेवलप किए गए हैं, नए नए जो मेथड्स डेवलप किए गए हैं, नई नई जो क्या की जा रही है, डिस्कवरीज की जा रही हैं, राइट। नए नए मैकेनिज्म्स, नई नई प्रोसेसेस आती हैं इन सब के अंदर, टेक्नोलॉजीज के अंदर। अब टेक्नोलॉजी में लिविंग का क्या काम है, ये बताओ। टेक्नोलॉजी में लिविंग का क्या काम है मैम? टेक्नोलॉजी से मतलब तो हम यही समझते हैं डिजिटल इंडिया। टेक्नोलॉजी से मतलब तो हम यही समझते हैं कि हर बात जो होगी वो किससे रिलेटेड होगी, किसी वेबसाइट से रिलेटेड, सॉफ्टवेयर से रिलेटेड, और जो हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के बारे में जानते हैं, ये सारी चीजें मैम, ये सब कुछ आता है हमारे दिमाग में जैसे ही हम सुनते हैं वर्ड टेक्नोलॉजी। ठीक है, लेकिन आपको ये तो पता ही होगा कि टेक्नोलॉजी सिर्फ इसी फील्ड में नहीं है, टेक्नोलॉजी आपकी बायो में भी है। टेक्नोलॉजी आपकी बायो में जो इन्वॉल्व है वो तो आपको आसपास देखने को मिलती है। कहां देखने को मिल रही है, कहां ढूंढ रहे हो आप इस बायोटेक्नोलॉजी को, ये बताओ। क्या आपके घर में इस वक्त क्या कोई भी ऐसी चीज अवेलेबल नहीं है जिसमें आप बता सको कि मैम इसके अंदर बायोटेक्नोलॉजी जो है वो यूज हुई है? क्या कोई ऐसा एग्जाम्पल आप मुझे स्पॉट करके, आपके घर में जहां आप बैठे हो, घर में बैठे हो, रेस्टोरेंट में बैठे हो, कैंटीन में बैठे हो, लाइब्रेरी में बैठे हो, कहीं भी अगर बैठे हो, तो मुझे ये बताओ कि क्या आपके सराउंडिंग में कोई ऐसे 4 से 5 एग्जाम्पल्स अवेलेबल नहीं है आपके पास जहां से आप मुझे एक्सट्रैक्ट करके बता सको कि मैम दिस इज द यूज ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, ऐसे ये बायोटेक्नोलॉजी से ये सब कुछ बना हुआ है? क्या आप मुझे ऐसे कोई भी एग्जाम्पल स्पॉट करके नहीं बता सकते? जरूर बता सकते हो, जरूर बता सकते हो। जैसे अगर मैं कहूं कि मैं बैठी हुई हूं हमेशा की तरह कैंटीन में, ठीक है, फेवरेट प्लेस है अपनी, तो खाते पीते रहते हैं अपन, मैं बैठी हुई हूं कैंटीन में। ठीक है, मैंने बोला कैंटीन वाले से कि भाई मुझे ला दो आप बढ़िया एक प्लेट भर के सैलेड, और उसमें ला देना मुझे एक बढ़िया मतलब एक पूरा प्रॉपर बिल्कुल टमाटर, और बाकी सारी चीजें भी, सब कुछ ठीक। तो
क्या यहाँ पर मेरे पास जो मैंने अभी एग्जांपल दिया, सैलेड, प्लेट, टमाटर, कैंटीन, खाना, इन सब में क्या कोई एग्जांपल इंक्लूडेड है जो आप मुझे बता सकते हो ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, मॉडर्न डे बायोटेक्नोलॉजी? अब ये मॉडर्न डे क्यों बोला मैम आपने, सब बताती हूँ। पहले जरा एग्जाम्पल तो ढूंढो जो आपको टूटा फूटा नॉलेज है, जितना भी थोड़ी बहुत टूटी फूटी सी अंडरस्टैंडिंग डेवलप्ड है अभी तक अगर दिमाग में बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड, तो एग्जाम्पल तो ढूंढ के बताओ। सब कुछ पढ़ते हैं, सब कुछ पढ़ते हैं, जल्दी से ढूंढेंगे एग्जाम्पल्स और भर देंगे कमेंट बॉक्स को। तब तक मैं लिख रही हूं यहां पर कुछ टर्म्स, जैसे कि पुरानी, ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी और मॉडर्न डे या मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी, बस इतना भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, तो बताएंगे मुझे इनके बारे में आप क्या समझ रहे हैं, कितना आपको समझ आ रहा है इन टर्म्स के बारे में, और कितने एग्जांपल्स आप ढूंढ के निकाल पाए अपने सराउंडिंग से। अपनी जो मैंने एग्जांपल दी, चलो कैंटीन से, ये बताओ। चलो अभी तक तो आपने भर दिया होगा कमेंट बॉक्स, जितनी की मुझे आपसे उम्मीद है। अब मैं बताती हूँ आपको कुछ एग्जाम्पल्स, जैसे कि हम अभी इन टर्म्स में नहीं, अभी हम बात करें एग्जाम्पल्स की, ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी के एग्जाम्पल्स की। बायोटेक्नोलॉजी की बात अगर मैं करूं, मैं आपसे ये कहूं कि भाई पहले ऐसा हुआ करता था, ठीक है, आप लोगों को तो शायद ही पता हो, आज से कुछ साल पहले तक ऐसा हुआ करता था कि सिर्फ एक सीजन पे, एक स्पेसिफिक सीजन पे एक स्पेसिफिक फ्रूट आए करते थे, ठीक है, सीजनल फ्रूट जिन्हें कहते हैं हम, कि भाई ये इस सीजन में ही ये क्रॉप ग्रो करती है तो इस सीजन में ही ये फ्रूट आएगा, इस सीजन में ही ये जो अनाज है ये उगता है तो वो उस सीजन में ही मिलेगा, उसको उसी सीजन में खरीद के लोग स्टोर कर करके रख लेते थे। इतनी ज्यादा मतलब इन सब चीजों के लिए क्या की जाती, प्रिपरेशंस की जाती थी। आज की तरह नहीं कि जब मर्जी किया आपने बस उठाया, पैसा निकल गए मार्केट और जो मर्जी आया खरीद के ले आए, ठीक है। जिस फ्रूट को आपको लाना है, जिस वेजिटेबल को आपको लाना है, आप तुरंत मार्केट से ला सकते हो या फिर घर बैठे ऑर्डर कर सकते हो। हर सीजन में, हर वक्त, दिन रात, हर चीज अवेलेबल होना, ये जो आजकल हो रहा है, इट इज नॉट नेचुरल। अब बोलोगे मैम क्या, तो क्या प्लास्टिक का बना हुआ आ रहा है क्या, सब कुछ नेचुरली तो है? नेचुरल नहीं है से मेरा मतलब है सीजनल नहीं है। जो नेचुरली जिस सीजन में फ्रूट बनता है, नेचुरली जिस सीजन में वो ग्रेन बनता है, ये नेचुरल प्रोसेस नहीं है। ये सब किया जा रहा है, ये सब कुछ करवाया जा रहा है, ये सब कुछ हो रहा है बाय द यूज ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। जब कोई सीड जो जिस स्पेसिफिक सीजन में ग्रो करना चाहिए लेकिन उसको बाकी टाइम पे भी ग्रो करवाया जा रहा है, कैसे? टेक्नोलॉजी की हेल्प से। उससे वो फेवरेबल एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया जा रहा है जिससे वो उस वक्त भी ग्रो कर सके। भाई बारिश में ऐसा क्या है, हाँ क्या है बारिश में ऐसा कि ये अनाज सिर्फ बारिश में ही उगेगा? बारिश वाली कंडीशन डेवलप कर देते हैं, पूरी बारिश वाली जो है फेवरेबल कंडीशन डेवलप कर दो कवर्ड एरिया में और करवा लो ग्रो, ठीक है, अभी ग्रो करवा लो, कोई दिक्कत नहीं है। जरूरी है बारिश का इंतजार करेंगे इसको ग्रो करने के लिए? अभी करवा लो। तो ये सब कैसे हो रहा है? मैंने बहुत जनरली आपको बताया है, टेक्निकल टर्म्स मैंने कुछ यूज नहीं किए हैं जो बायोटेक्नोलॉजी चैप्टर में अंदर यूज होने वाले हैं। मैंने कोई अभी टेक्निकल टर्म यूज नहीं किया कि क्लोनिंग क्या है, हाइब्रिडाइजेशन क्या है, ये जेनेटिक मैपिंग क्या है, जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या है, ये सारे कोई टर्म्स मैं अभी यूज नहीं कर रही हूँ, ठीक है। बोलोगे मैम कर तो लिया, अरे एग्जाम्पल में नहीं किया ना, हाँ ये तो वही बात होगी, मैं बिल्कुल किसी को नहीं बताऊंगी कि मैं मक्कारी करती हूं, ठीक, ये तो वही बात होगी। तो एग्जाम्पल मैं आपको दे रही हूं कि भाई ये सारे टर्म्स में मैं आपको अभी डेफिनेशन नहीं प्रोवाइड कर रही, हम सिर्फ जनरली डिस्कस कर रहे हैं कि बायोटेक्नोलॉजी जो वर्ड है, ये जो टेक्निक है, ये कुछ नया नहीं है, ये कोई ऐसी चीज नहीं है जैसे आप सिर्फ बुक में पढ़ोगे। ये सब कुछ आपके आसपास है, ये सब कुछ आपके आसपास पाया जा रहा है, आपके सामने है, ठीक है। बस देखने की जरूरत है कौन सी, तीसरी आंख से, ठीक है, थोड़ा ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन के साथ देखने की जरूरत है, दैट्स इट। अब चलो ये एग्जांपल तो हो गया। मैम टमाटर बीच में कहां से आया था ये बताओ यार। टमाटर की बात क्यों ना बीच में लेके आऊं, मुझे सबसे ज्यादा फैसिनेट करता है टमाटर। टमाटर इतनी अच्छी चीज है, सॉस के बिना कोई चीज नहीं खाते हम। टमाटर जो है क्या हमेशा सारे सेम साइज के उगते होंगे खेत में? ये बताओ, क्या हमेशा सारे बिल्कुल आइडियल साइज वाला टमाटर ही उगता होगा खेत में? क्या सारे के सारे प्रॉपर तरीके से सॉलिड, प्रॉपर तरीके से सॉफ्ट और प्रॉपर एकदम रेड एंड प्रॉपर पल्प का कंटेंट सबके अंदर, क्या सब कुछ हमेशा इतना फिक्स रहता होगा? नहीं। नेचुरल प्रोसेस में कभी भी आप इतनी ज्यादा श्योरिटी नहीं दे सकते कि सब कुछ इतना ही फिक्स रहेगा। भाई वेरी करती है चीजें, वेरिएशन का मतलब दुनिया में इतना ज्यादा जो एग्जिस्टेंस है वेरिएशन का, आप उसको कैसे निगलेक्ट कर सकते हो? लेकिन बायोटेक्नोलॉजी
हेल्प करती है चीजों को सिर्फ डिजायर्ड रिजल्ट को बिल्कुल रिस्ट्रिक्ट कर देने के लिए कि मुझे इस प्लांट से डिजायर्ड रिजल्ट ही चाहिए। ये सब आप कैसे कर पा रहे हो? ये सारी चीजें आप कर पा रहे हो कि मुझे टमाटर इतने साइज का, इतने पल्प का, इतना थिक, इतना रेड, ऐसा ही चाहिए। ये चीजें आप जो फिक्स कर पा रहे हो, ये सब क्या है? उसका फिजिकल अपीयरेंस। ये सब जो मैं बता रही हूं, टमाटर का साइज, पल्प कंटेंट, कलर, हाँ, ये सब कुछ जो मैं बता रही हूं, ये क्या मैं बता रही हूं? उसका फिजिकल अपीयरेंस। याद करो, पढ़ाया है मैंने। क्या कहते हैं हम फिजिकल अपीयरेंस को? किसी भी चीज के फिजिकल अपीयरेंस को क्या कहते हैं? मैम उसका रूप रंग कहते हैं उसके रूप रंग कहते हो? बताओ, फिजिकल अपीयरेंस को क्या कहते हैं? बायो की क्लास में बैठे हो, ये मत भूलना, बस उसके हिसाब से जवाब आना चाहिए। फिजिकल अपीयरेंस को कहते हैं फिनोटाइपिक कैरेक्टर। क्या कहते हैं? फिनोटाइपिक कैरेक्टर्स या फिनोटाइपिक कैरेक्टर्स। और जब आप उसकी बात करो उसके जेनेटिक अपीयरेंस की या उसके जेनेटिक कोड की, जब आप बात करो उसके जेनेटिक अपीयरेंस की। अब देखो, जेनेटिक के केस में हम अपीयरेंस वर्ड क्यों नहीं यूज करते? क्योंकि वो हमें दिखता थोड़ी है यार, ये तो हमें बाहर से दिखता है ना, इसलिए अपीयरेंस यूज कर रहे हैं कि बाहर से कैसा दिख रहा है, अंदर से कैसा है। तो उसको बोलोगे आप उसका जेनेटिक कंटेंट या जेनेटिक मटेरियल। करेक्ट वर्ड क्या पहुंचा? जेनेटिक मटेरियल। और जेनेटिक मटेरियल वाला जो कंसर्न्ड टर्म है वो है क्या? जेनेटिक मटेरियल वाला जो कंसर्न टर्म है वो है जीनोटाइपिक या जीनोटाइपिक कैरेक्टर। वो क्या है? जीनोटाइपिक कैरेक्टर। क्लियर? फिनोटाइपिक कैरेक्टर और जीनोटाइपिक कैरेक्टर। अब ये मैंने यहां क्यों बताया, समझेंगे बात को। जो यहां पर मैं बात कर रही हूं कि फिजिकल अपीयरेंस जो हमने देखा टमाटर का, कि भाई इतने बिल्कुल ऐसे ही टमाटर जो है वो प्रोड्यूस किए जाएं ताकि मैक्सिमम रेट पर बिके और सारे के सारे अच्छी क्वालिटी ही मिले, क्वालिटी प्रोडक्शन हो। तो ये जो अपीयरेंस में छेड़खानी हुई, ये कैसे हुई? क्या उसको बोल दिया जाके कि भाई सारे टमाटर ऐसे ही उगने चाहिए खेत में, एक भी छोटा बड़ा ऊपर नीचे साइज का, कम पल्प का, रेड कलर में नहीं हुआ, प्रॉपर सेम कलर में नहीं आया, तो फिर क्या पनिशमेंट दे देंगे, उठक बैठक लगवाएंगे? ऐसा क्या वर्बली कुछ चल रहा है? बाहर से जाके बोलने पे क्या कुछ हुआ है? नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बाहर से जाके बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में कितने भी चेंजेस कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। रिजल्ट जो आना है वही आएगा, रिजल्ट जो आना है वही आएगा। क्यों? क्योंकि फिजिकल अपीयरेंस, फिनोटाइपिक कैरेक्टर्स बेस्ड होते हैं कंप्लीटली जीनोटाइप के ऊपर। जो जीनोटाइप होगा वही तो एक्सप्रेस होगा। आपके कह देने से कुछ होगा क्या? कुछ नहीं होगा। हमेशा एक्सप्रेशन वही आएगा जो उसके जीनोटाइपिक कैरेक्टर के अंदर बसा हुआ है। और लेकिन अगर उसके जीनोटाइप के साथ छेड़खानी कर दी, अगर उसकी जेनेटिक जो मटेरियल है उसमें आपने कट लगा के, एडिट करके, जॉइंट लगा के, नया कुछ लाके ऐड करके, ये सारा कटिंग, एडिटिंग, ठीक है, पेस्टिंग, ये सब कुछ अगर वहां पे कर दिया उसके जेनेटिक मटेरियल में, तब डेफिनेटली फिर आने वाला है चेंज, फिर बदलने वाला है उसका फिनोटाइपिक अपीयरेंस। तो मतलब अब आप समझ गए होंगे कि ये अप्रोच कहां जा रही है, कैसे एक टमाटर से हम पहुंच गए हैं बायोटेक्नोलॉजी की सटीक डेफिनेशन के ऊपर, कि जब हम क्या करते हैं, जब हम जीनोटाइपिक कैरेक्टर्स के साथ इंटरचेंज करते हैं, उसमें कटिंग करते हैं, एडिटिंग करते हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग इन्वॉल्व कर देते हैं और डिजायर्ड रिजल्ट को ऑब्टेन करते हैं, जिससे बदल जाता है क्या? उसका जो फिनोटाइपिक कैरेक्टर है, फिजिकल अपीयरेंस है, जो हमारा डिजायर्ड रिजल्ट है वो हमें मिल जाता है। ये सारी की सारी प्रोसेसेस, ये सब कुछ इन्वॉल्व है किसमें? बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोसेसेस में। ठीक है, यही है बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड प्रोसेसेस, यही किया जाता है बायोटेक्नोलॉजी में, राइट। जेनेटिक जो कैरेक्टर है उसके साथ क्या किया जाता है? छेड़खानी की जाती है, उसके साथ कुछ ना कुछ चेंजेस किए जाते हैं ताकि डिजायर्ड रिजल्ट को ऑब्टेन किया जा सके, और उससे मिल जाता है हमें क्या? जो डिजायर्ड फिनोटाइपिक रिजल्ट है वो ऑब्टेन होता है। यही है बायोटेक्नोलॉजी। आई होप आपको यहां से इसकी जो पूरी एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप होनी चाहिए थी वो हो गई होगी इस चैप्टर की, इन सारे टर्म्स की। अब एक बार जरा देख लें कि ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी क्या चीज है, हाँ, और उसके बाद देख लेंगे कि न्यू यानी कि मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी क्या चीज है। ओल्ड और मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी दोनों को समझने के बाद फिर हम आते हैं कहां? ओल्ड और मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी को बिल्कुल हल्का सा एक छोटा सा ग्लिम्स लेने के बाद आ जाते हैं हम इन सारे टॉपिक्स के ऊपर और फिर स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। ठीक है, देखो ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी में क्या होता था, हम
जो नॉर्मल सी प्रोसेसेस होती हैं, ठीक है, कोई एक इन जनरल प्रोसेस चल रही है कि थोड़ा बहुत जो है वो क्या हो गए, कुछ अगर आपने छोटी मोटी जो जेनेटिक इंजीनियरिंग चल रही है, ठीक है, अगर हमने कहा कि किसी प्लांट में आपने थोड़े बहुत चेंजेस कर लिए, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन है, ठीक है, जनरल लेवल पर जो चीज़ें चल रही हैं जिसमें जेनेटिक जो उसका मटेरियल है उसके साथ बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं किए जा रहे, बस थोड़ा बहुत अगर आपने क्रॉस फर्टिलाइजेशन करवा दिया, ठीक है, अगर आपने आर्टिफिशियल पॉलिनेशन करवा दिया, ये सारी जो जनरल चीज़ें हैं, ठीक है, जो जनरल मैकेनिज्म्स हैं जिनको आप बाहर से फिजिकली भी कर सकते हो, जिसमें बहुत ज़्यादा उसकी बिल्कुल क्रोमोसोम्स के साथ, जीन्स के साथ छेड़खानी नहीं हो रही है, दैट काइंड ऑफ अप्रोच, ठीक है, मैं आपको बहुत ब्रॉड लेवल पे बता रही हूँ बेटा, बहुत ज्यादा डीप जाके हम बिल्कुल उसके एक्यूरेसी पर नहीं जा रहे, सिर्फ आपको मैं एक जनरल सा जो एक इंक्रीज है, ठीक है, एक जो ग्राफ है कि कैसे ओल्ड से नए की तरफ जा रही है ये टेक्नोलॉजी, तो ओल्ड में हम सिर्फ इतनी चीजें कर रहे थे, ठीक है, दैट इज ओल्ड। अब नए में तो आप देख रहे हो यार कि पूरा का पूरा सीक्वेंस, ठीक है, एक जेनेटिक सीक्वेंस को कैसे चेंज कर ले रहे हैं, ठीक है, कैसे उसका पूरा जीन्स में चेंजेस आ रहे हैं, कैसे उसके जेनेटिक मटेरियल क्रोमोसोमल बिहेवियर में चेंजेस आ रहे हैं, और उसकी वजह से फिर पूरा का पूरा फिनोटाइपिक कैरेक्टर जो है वो चेंज हो रहा है, ठीक है। आजकल की टेक्निक्स में अगर हम बात करें तो कितनी सारी टेक्निक्स, कितनी मॉडर्न डे टेक्निक्स हमारे पास अवेलेबल हैं जो कि क्या है, बिल्कुल हाईली डेवलप्ड है, राइट, हाईली डेवलप्ड टेक्निक्स हमारे पास अवेलेबल है। जैसे कि अगर हम बात करें तो जितनी भी टेक्निक्स, अगर हम ह्यूमन बीइंग की बात करें, ठीक है, एनिमल्स में तो आप देख ही रहे हो कि कैसे आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन करवा के कैसे अलग अलग काइंड ऑफ वेराइटीज को बनाया जा रहा है, जैसे कि म्यूल एक एग्जाम्पल है, ठीक है, म्यूल एक एग्जाम्पल है जो कि क्या है, जो कि फ्यूजन है डोंकी और हॉर्स का, ठीक है, इनके जेनेटिक मटेरियल का फ्यूजन है, कौन, म्यूल, जिससे क्या मिला, डिजायर्ड रिजल्ट मिला, डोंकी के कुछ बेनिफिशियल कैरेक्टर्स का और हॉर्स के कुछ बेनिफिशियल कैरेक्टर्स का, दोनों को फ्यूज करके एक डिजायर्ड प्रोडक्ट को बनाया गया, एक डिजायर्ड एनिमल को बनाया गया। ये सब कुछ लिविंग बीइंग के अंदर हो रहा है, ये कोई आर्टिफिशियल प्लास्टिक या लोहे की चीजों की बात नहीं हो रही है कि इसको तोड़ के इसमें प्लास्टिक जोड़ के ये बना दिया, भाई ये सब कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म की बातें हो रही हैं। ये सब कुछ जो है ये है मॉडर्न डे टेक्नोलॉजी, ये है मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी, ये जो आप जान रहे हो, ये जो म्यूल का एग्जांपल आपने देखा, राइट, ये सब कुछ है मॉडर्न डे बायोटेक्नोलॉजी। ओके, अब इससे ज्यादा और भी कई सारी एडवांस टेक्निक्स, बहुत सारा कुछ अवेलेबल है जो कि अगर मैं सब कुछ यहाँ बता दूं तो अंदर क्या पढ़ेंगे भाई। चलो स्टार्ट करते हैं, चलो स्टार्ट करते हैं। ये सब कुछ अब मैं कर रही हूँ इरेज, ठीक है। बायो मतलब लिविंग, और लिविंग ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड बनाई गई जितनी भी अभी तक डेवलप की गई है टेक्नोलॉजीज, लिविंग ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड टेक्निक्स, ये सब कुछ आता है आपका किसके अंदर, बायोटेक्नोलॉजी के अंदर। ये सब कुछ आता है कहां, प्रिंसिपल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। बहुत कुछ देख लिया, ठीक है, अभी तक तो बैठ गया होगा दिमाग में कि इस पूरी यूनिट, इस पूरे चैप्टर का क्या मतलब है, कैसे ये आपको आसपास देखने को मिल रही है, क्या आपको इसके अंदर पढ़ना है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप इस चैप्टर के अंदर पढ़ोगे प्रिंसिपल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, के बायोटेक्नोलॉजी को जो डेवलप किया जा रहा है सबके प्रिंसिपल्स क्या है, किन प्रिंसिपल्स पर ये टेक्निक सारी की सारी बेस्ड है। उसके बाद आप देखोगे रूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। अब ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी है क्या, तभी तो हम देखेंगे उसके टूल्स, ठीक है। पहले पता तो हो कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी है क्या, तभी तो देखेंगे हम उसके टूल्स। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, याद करो आपने पढ़ा हुआ है अबाउट द रिकॉम्बिनेशन, आपने पढ़ा हुआ है अबाउट द लिंकेज, आपने लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन पढ़ा हुआ है, आपको पता है रिकॉम्बिनेंट क्या होता है। रिकॉम्बिनेंट वो होता है जब क्या हो जाता था, जेनेटिक मटेरियल चेंज होता था, ठीक है, एक्सचेंज होता था, जब उसके बीच में हो जाती थी क्या, लिंकेज से जब इंटरमिक्सिंग होती थी, तब जो एक नया वेरिएंट बनता था वो कहलाता था क्या, रिकॉम्बिनेंट। बस वैसी ही बात चल रही है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ डीएनए, के डीएनए, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाने वाली जो टेक्नोलॉजी है उसके लिए क्या क्या टूल्स अवेलेबल हैं, क्या क्या यूज किया जाता है, कैसे ये सब प्रोसेसेस करवाई जाती हैं, कौन कौन सी रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से रिलेटेड प्रोसेसेस हैं जिन्हें अभी तक यूज किया जा रहा है, जिन सबको इंप्लीमेंट करके नए नए तरह के रिजल्ट्स को ऑब्टेन किया जा रहा है, और अभी तक जितनी भी चीजें चल रही हैं, राइट, कौन कौन सी प्रोसेसेस उसमें रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की यूज की जा रही हैं, ठीक। तो ये सारी जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, प्रिंसिपल्स एंड देयर प्रोसेसेस, और प्रिंसिपल्स पर बेस्ड प्रोसेसेस को करने के लिए चाहिए टूल्स, तो वो टूल्स बिल्कुल सिंपल से 3 टॉपिक हैं, प्रिंसिपल्स, टूल्स एंड प्रोसेसेस।
ठीक है। और जब आप ये सब चीजें पढ़ लोगे कि इन प्रिंसिपल्स पर बेस्ड ये प्रोसेसेस की जाती हैं इन टूल्स को यूज करके, तो फिर कौन सा रिजल्ट मिलता है, इन सब प्रोसेसेस को फिर कहां अप्लाई किया जाता है, उससे क्या रिजल्ट मिलता है, ये आप पढ़ लोगे नेक्स्ट चैप्टर में, इट्स एप्लीकेशंस एंड रिजल्ट्स। क्लियर है इतनी बात? तो आई थिंक इस चैप्टर की ब्रीफिंग आपको मिल गई है, इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन आपका कंप्लीट हो गया है। ठीक है, चलो एक बार बस जो मैंने आपको अभी तक समझाया उसको थोड़ा सा थ्योरेटिकली डील कर लेते हैं कि एनसीईआरटी ने आपसे ये सब चीजें कैसे कही हैं। सी, यहां पर देखेंगे एनसीईआरटी ने कहा कि जो बायोटेक्नोलॉजी है इट डील्स विद द टेक्निक्स ऑफ यूजिंग लाइव ऑर्गेनिजम्स और एंजाइम्स from organisms to produce products and processes useful to humans। ये जो बायोटेक्नोलॉजी है ये किसके साथ डील करती है? It deals with the techniques of using live organisms, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनको यूज करके, उससे ये टेक्निक्स डेवलप करके बनती है। एंजाइम्स को यूज करती है किससे? एक ऑर्गेनिज्म के, और प्रोड्यूस करती है एक डिजायर्ड रिजल्ट। ठीक है, देन इन दिस सेंस मेकिंग कर्ड, ब्रेड, वाइन which are all microbe mediated process। इस सेंस में अगर हम बात करें तो ये जितनी भी प्रोसेसेस हैं, है ना, कर्ड का बनना, है ना, विस्की, ब्रांडी, रम, इन सब का बनना, जो हमने देखा था कि कौन सा फर्मेंटेशन से हो रहा है और कौन सा विद डिस्टिलेशन हो रहा है, कौन सा विदाउट डिस्टिलेशन बन रहा है, ये सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं। तो इस सेंस में ये जो कर्ड का, ब्रेड का, वाइन का, इन सब का बनने का जो मैकेनिज्म है सब कैसा है? माइक्रोब मीडिएटेड। सब कुछ बनता है किससे? माइक्रोब मीडिएटेड प्रोसेस से। बिना माइक्रोब्स के ये सब कुछ नहीं बन सकता। तो बस यहां पर उन्होंने कहा कि दिस कुड ऑल्सो बी थॉट एज अ फॉर्म ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। इसे भी बायोटेक्नोलॉजी का एक फॉर्म कहा जा सकता है। हालांकि इसमें बहुत ज्यादा ऐसा कुछ टेक्निकल नहीं किया जा रहा, ये सब कुछ तो नेचुरल प्रोसेस है ना, बस आप उसको कभी बड़े स्केल पर करवा रहे हो, दैट्स इट। पर हो तो वो नेचुरली रही है, आपने उसमें कुछ चेंज नहीं किया, इंटरचेंज, बट स्टिल क्योंकि लिविंग है और उससे टेक्निक्स डेवलप कर रहे हो तो बायोटेक्नोलॉजी कह सकते हो। इट कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज द फॉर्म ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। लेकिन क्यों इन्हें हम ओल्ड कहते हैं, न्यू नहीं कहते? क्योंकि इसमें आप बहुत ज्यादा जो आज यूज करते हो टेक्निक्स, जो आप आज यूज करते हो इंटरचेंजिंग्स, वैसा कुछ यूज नहीं कर रहे। However, it is used in a restricted sense today। अभी तो इसे एक रिस्ट्रिक्टेड सेंस में यूज किया जाता है, जैसे कि क्या? टू रेफर टू सच ऑफ दोज प्रोसेसेस व्हिच यूज जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स टू अचीव द सेम ऑन अ लार्जर स्केल। मतलब एक जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स की जब हम बात करेंगे जो आजकल बनाए जाते हैं, जैसे कि म्यूल क्या है? एक जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म ही तो है। म्यूल क्या नेचुरली पाया जाता था? बताओ। हाँ, नेचुरली तो दो ही वैरायटी पाई जाती थी, डोंकी और हॉर्स की, लेकिन उन दोनों से जो एक जेनेटिकल मॉडिफिकेशन से बना ऑर्गेनिज्म है, जैसे आप कहोगे जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, वो एग्जांपल कौन है? म्यूल। म्यूल के बारे में सबको पता है, राइट? खच्चर कहते हैं जैसे हिंदी में, ठीक है, उसके बारे में सबको पता है एग्जाम्पल। चलो नेक्स्ट देखते हैं क्या कहा एनसीईआरटी ने। फर्दर मेनी अदर प्रोसेसेस और टेक्निक्स आर ऑल्सो इंक्लूडेड अंडर बायोटेक्नोलॉजी। कई सारी और भी ऐसी प्रोसेसेस और टेक्निक्स हैं जो बायोटेक्नोलॉजी के अंदर इंक्लूड होती हैं, जिनमें से आपको मैक्सिमम इंपॉर्टेंट पोर्शंस को यहाँ पर पढ़ा दिया जाएगा। ठीक है, मैक्सिमम इंपॉर्टेंट पोर्शन को यहाँ पर आपको पढ़ा दिया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। अरे 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 अरे, कटना नहीं था भाई, मोटू हो जा। फॉर एग्जाम्पल in vitro fertilization leading to a test tube baby, synthesizing a gene and using it developing a DNA vaccine or correcting a defective gene are all part of biotechnology। जैसे कि अगर हम बात करें इन विट्रो फर्टिलाइजेशन की, तो सबसे पहले तो जरा ये याद कर दो कि ये इन विट्रो और इन विवो याद है सबको या भूल गए? इन विट्रो और इन विवो, ठीक है? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन और इन विवो फर्टिलाइजेशन। ठीक, अब जरा ये बताओ कि इन दोनों के बीच का बेसिक डिफरेंस सबको याद है या भूल गए?
जैसा कि मैंने आपको पढ़ाया था, जो मैंने ट्रिक आपको बताई थी, देखो यहां पर लगा हुआ है टी, यही ट्रिक बताई थी मैंने, याद आ रही है? भूली बिसरी यादें जिन पर धूल तो शायद नहीं ही चढ़ी होगी, रिवाइज तो कर रहे होंगे, हर लेक्चर के बाद मैं बोल के जाती हूँ रिवाइज करना है तो कर रहे होंगे। देखो क्या पढ़ाया था मैंने कि जहां पर इन दोनों में ही कंफ्यूजन होता है ना कि लिविंग के अंदर होने वाली कौन सी है और बाहर होने वाली कौन सी है। जहां पर लगा हुआ है ये टी, तो मतलब टी का मतलब क्या है? टेस्ट ट्यूब। टी का मतलब क्या है? टेस्ट ट्यूब। वो प्रोसेस जो कि हो रही है टेस्ट ट्यूब के अंदर इज इन विट्रो, इन टेस्ट ट्यूब फर्टिलाइजेशन। ठीक है, फर्टिलाइजेशन से रिलेटेड कोई भी, मतलब यहां पर देखो टर्म में लिखा हुआ है फर्टिलाइजेशन, तो अगर फर्टिलाइजेशन टेस्ट ट्यूब में हुआ है तो कोई मतलब एक्सेप्शन नहीं है, बिल्कुल सीधी सटीक बात है कि ये इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में ही काउंट होगा। ठीक है, फिर चाहे फर्टिलाइजेशन के पहले जो गैमीट है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म में बना हो या उसको भी बनाया हो, या उसको बाद में फिर उसको फर्टिलाइजेशन के बाद ट्रांसफर किया या नहीं किया लिविंग ऑर्गेनिज्म में, टेस्ट ट्यूब में ही डेवलप किया या फिर सरोगेट मदर में ट्रांसफर किया, कुछ भी किया हो, फर्टिलाइजेशन टेस्ट ट्यूब में हुआ ना, बस वो आएगा किस कैटेगरी में? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में। दैट्स इट, कोई एक्सेप्शन नहीं है, सिंपल बात। अब जिसमें टी नहीं है तो मतलब वो हो गया, बचा कौन सा? लिविंग। जिसमें टी नहीं है तो वो बचा कौन सा? मतलब फर्टिलाइजेशन अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर ही हो रहा है, भले उसमें स्पर्म ओवा दोनों ही बाहर से क्यों ना इंजेक्ट किए गए हो, भले ही कोई भी दूसरी प्रोसेस कहीं पर भी कुछ भी हो रहा हो, कोई लेना देना नहीं, लेकिन फर्टिलाइजेशन अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर हुआ है तो वो इन विवो फर्टिलाइजेशन में ही काउंट होगा। ये दो मैंने टेक्निक आपको बताई थी और इसी तरीके से मैंने याद करवाया था, कोई एक्सेप्शन नहीं है इसका। ठीक है, बस फर्टिलाइजेशन आपको देखना है, अगर वो टेस्ट ट्यूब में हुआ है तो इन विट्रो, नहीं हुआ है लिविंग में हुआ है तो इन विवो। अब ये याद नहीं रहता था कि इन विट्रो कौन सा बोलना है, इन विवो कौन सा बोलना है, तो उसको भी हमने याद कर लिया था कि भाई जहां पर टी लगा है वहां टेस्ट ट्यूब है। ठीक है, जहां टी लगा है वहां टेस्ट ट्यूब है। तो अब आपको समझ आ गया कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन मतलब जहां पर फर्टिलाइजेशन किसमें करवाया जाता है? टेस्ट ट्यूब में। तो उसका एग्जांपल ले रहे हैं ये कि फॉर एग्जांपल इन विवो फर्टिलाइजेशन लीडिंग टू अ टेस्ट ट्यूब बेबी, जिससे क्या बनता है? टेस्ट ट्यूब बेबी बनता है, बेबी नहीं बनता है टेस्ट ट्यूब में। ठीक है, यही मिथ है लोगों को, ऐसा लगता है कि बेबी ही टेस्ट ट्यूब में बना है, नहीं, फर्टिलाइजेशन टेस्ट ट्यूब में हुआ है, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज टेस्ट ट्यूब बेबी। Synthesizing a gene and using it, developing a DNA vaccine or correcting a defective gene are all part of biotechnology। ये सब किसके पार्ट हैं? ये सारे के सारे बायोटेक्नोलॉजी के पार्ट्स हैं। ये सब कुछ किसके पार्ट्स हैं? ये सारे के सारे पार्ट्स हैं बायोटेक्नोलॉजी के। क्लियर इतनी बात? अब the European Federation of Biotechnology EFB has given a definition of biotechnology that encompasses both traditional view and modern molecular biotechnology। अगर हम बात करें यूरोपियन फेडरेशन की तो वो इन दोनों को ही एक साथ रखती है। ठीक है, जो ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी है उसे भी वो मानती है, और जो अब एडवांसमेंट आ चुका है, अब जो जेनेटिक इंजीनियरिंग की, जेनेटिक मैपिंग की, जेनेटिक इंटरचेंजेस की बात होती है, उसे भी वो प्रॉपर एक्सेप्ट करती है। तो यूरोपियन फेडरेशन की अगर हम बात करें तो उसके अकॉर्डिंग ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी भी और न्यू बायोटेक्नोलॉजी भी, वो दोनों को एक साथ लेकर चल रही है। ठीक है, दोनों व्यूज को वो एक्सेप्ट करती है, ट्रेडिशनल व्यू को भी और मॉडर्न मॉलिक्यूलर बायोटेक्नोलॉजी के व्यू को भी। ठीक है, ये दोनों व्यूज यहां पर एक्सेप्ट किए जा रहे हैं, बस ध्यान देना, ये याद रखना टर्म, और इसका आपको फुल फॉर्म भी याद रहना चाहिए, यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी EFB। इसकी डेफिनेशन से क्वेश्चंस आते हैं कि इन्होंने किस किस को एक्सेप्ट किया, इसको एक बार जरा नोट कर लो। चले देखते हैं आगे। यस, The definition given by EFB मतलब European Federation of Biotechnology। ठीक है, तो the definition given by EFB is as follows। क्या definition दी है उन्होंने? The integration of natural science and organisms, cells, parts thereof and molecular analogues of products and services। ठीक है, यहां पर क्या किया जा रहा है? ये कंप्लीट किस चीज से है? इंटीग्रेशन से बनी हुई है। इसको जरा हाईलाइट कर लो और इसे नोट डाउन करके रखो जरा। अरे यार, द इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंस एंड ऑर्गेनिजम्स, सब का इंटीग्रेशन। ठीक है, सेल्स एंड पार्ट्स ऑफ cells and parts, molecular analogues,
फॉर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। ठीक है, हर चीज का जो ये कंप्लीट इंटीग्रेशन हुआ है टू डेवलप द न्यू प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज इज बायोटेक्नोलॉजी। किसके द्वारा दी गई डेफिनेशन है ये डेफिनेशन दी है यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ने। ठीक, इससे क्वेश्चंस आते हैं, इसे अगर आपने हाईलाइट कर लिया है तो हम आगे बढ़ जाए जरा। सी, स्टार्ट करते हैं हम इस चैप्टर का पहला टॉपिक विच इज प्रिंसिपल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, कि बायोटेक्नोलॉजी के क्या क्या प्रिंसिपल्स हैं, किन प्रिंसिपल्स पर ये बेस्ड है और आपको इसके अंदर क्या क्या पढ़ना है। एक बार जरा मैं आपको पूरी ऐसे डुबकी लेकर आऊं कि हमारा पूरा लेक्चर क्या क्या आपको बताने वाला है आज। प्रिंसिपल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी में आप क्या क्या पढ़ने वाले हो आज। सबसे पहले पढ़ोगे अबाउट द जेनेटिक इंजीनियरिंग, ठीक है, बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग, तो जितने भी डिफरेंट मैकेनिज्म्स हैं, ठीक है, ये सारे क्या हैं, दीज ऑल आर द कोर टेक्निक्स विच आर यूज्ड इन मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी में, मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी में यूज की जाने वाली कोर टेक्निक्स हैं ये सारी, जेनेटिक इंजीनियरिंग भी, बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग भी, ये सारी कोर टेक्निक्स हैं। इनके बारे में आप सबसे पहले जानोगे। ठीक है, आप देख रहे हो कि बहुत ज्यादा डिटेल नहीं है, ऐसा नहीं है कि आराम से बैठ के एक प्रोसेस को ही पढ़ रहे हैं, सिर्फ आपको उनका बेसिक मैकेनिज्म जानना है। हर प्रोसेस का आपको बस बेसिक मैकेनिज्म जानना है कि अच्छा वो वर्क कैसे करती है, उसका मेथड ऑफ एक्शन क्या है। ठीक, बस इतना आपको जानना है। वर्किंग प्रिंसिपल आप कह सकते हो कि कैसे ये वर्क करती है, वो आपको जानना है, दैट्स इट। ठीक है, फिर आप समझोगे कि इन सब से क्या एप्लीकेशंस निकल कर आए, क्या प्रिंसिपल्स हैं, किनके ऊपर बेस्ड ये सारी प्रोसेसेस जो है वो चल रही हैं। ठीक है, जैसे द टेक्निक्स ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग विच इंक्लूड क्रिएशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए, जीन क्लोनिंग, जीन ट्रांसफर, ये सारे टर्म्स, ये सारे वो टर्म्स हैं। मतलब इस चैप्टर में मैंने आपको एक चैप्टर और बताया था जब हम पढ़ रहे थे प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, और उसके बाद जो हमने चैप्टर पढ़ा था, ठीक है, तब मैंने आपको कहा था कि यहाँ पर आप सिर्फ प्रोसेस पढ़ रहे हो और जो टर्म्स आपको सुनने को मिल रहे हैं वो सारे टर्म्स आप पढ़ोगे इस चैप्टर में। ठीक है, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस के अंदर भी यही हुआ था, वहां पर भी जितने टर्म्स पढ़े थे प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस में उतने ज्यादा नहीं थे, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में थे। ठीक है, तो वहां जो आपने टर्म्स सुने थे थोड़े बहुत छोटे छोटे टर्म्स, ये सारे आपको यहाँ पर अच्छे से पढ़ने हैं कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए क्या है, जीन क्लोनिंग क्या है, जीन ट्रांसफर क्या है, ये सारी कौन सी प्रोसेसेस हैं, कैसे की जाती हैं, कहाँ होती हैं। ठीक, ये सब कुछ आपको जानने को मिलेगा। ये आप पढ़ चुके हो, रेप्लिकेशन प्रोसेस आप पढ़ चुके हो, ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन आप पढ़ चुके हो, तो ये टर्म्स आपको सुने हुए लगेंगे। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन क्या है, ठीक है, ये सब चीजों को हम क्या कहते हैं, इनिशिएशन क्या है, इलोंगेशन क्या है, ये सारे टर्म्स आपको सुने हुए लगेंगे। बस आपको उन्हीं सारे टर्म्स को यहाँ समझना है। क्लोनिंग क्या है, ठीक है, टेम्पलेट डीएनए क्या होता है, प्रोमोटर जीन्स क्या होती हैं, ये सारे टर्म्स आपके सुने हुए हैं। आपको इस चैप्टर में ऐसा नहीं मिलने वाला है कि कोई एक नई टर्मिनोलॉजी इस चैप्टर की आने वाली है। जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ कि हर चैप्टर की एक नई टर्मिनोलॉजी होती है, यहाँ आपको कुछ ऐसी नई टर्मिनोलॉजी नहीं मिलने वाली है। जो आपका मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस वाली टर्मिनोलॉजी है, जो आपकी प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस वाली टर्मिनोलॉजी है, बस वही आपको यहाँ पर काम आ जाएगी, बस वही काम आ जाएगी। ठीक है, प्लाज्मिड की बात हो रही है यहाँ पर, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स की बात हो रही है यहाँ पर, ये सारी जितनी भी टेक्निक्स हैं आपको बस ये सारे टर्म्स को यूज करके समझाई जाएंगी। चलो स्टार्ट करते हैं पढ़ना। सी, सबसे पहले देखेंगे among many the two core techniques that enabled birth of modern biotechnology are, है तो भाई टेक्निक्स बहुत सारी, ऑब्वियस सी बात है कि इतनी बड़ी जो फील्ड है बायोटेक्नोलॉजी की, तो उसमें क्या सिर्फ दो ही टेक्निक होगी क्या, बिल्कुल नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है, बहुत सारी हैं भाई। एन नंबर ऑफ टेक्निक्स आर अवेलेबल इन बायोटेक्नोलॉजी, लेकिन जो दो कोर टेक्निक्स हैं, जो दो मेन टेक्निक्स हैं, वो यहाँ पर अपन डिस्कस कर रहे हैं। मैंने कहा था आपसे कि सिर्फ इंपॉर्टेंट टर्म्स ही आपके साथ डिस्कस होंगे। यहाँ पर आपको सबसे पहले जानना है अबाउट द जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड देन बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग। क्या होता है ये? सी, जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या होती है? इसके अंदर इन्वॉल्व है टेक्निक्स टू अल्टर द केमिस्ट्री ऑफ जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, इसके अंदर इन्वॉल्व है टेक्निक्स टू अल्टर द केमिस्ट्री ऑफ जेनेटिक मटेरियल, डीएनए एंड आरएनए। इसके अंदर इन्वॉल्व है वो टेक्निक्स जिससे क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल को अल्टर किया जाता है, बदला जाता है, चेंज किया जाता है, मॉडिफाई किया जाता है। कितने भी टर्म्स है उसके लिए अवेलेबल, कुछ भी आप कह सकते हो। ठीक है, यहाँ पर जेनेटिक मटेरियल के साथ चेंजेस किए जाते हैं, छेड़खानी की जाती है, दैट्स इट। ठीक, और बनता है जेनेटिक मटेरियल है क्या? डीएनए, आरएनए, यही होता है जेनेटिक मटेरियल।
इसके साथ जब अल्टर किया जाता है, इसके साथ जब चेंजेस किए जाते हैं टू इंट्रोड्यूस दीज इनटू द होस्ट ऑर्गेनिजम्स एंड दस चेंज द फिनोटाइप ऑफ द होस्ट ऑर्गेनिज्म। ठीक है, इन सबको जब किसी ऑर्गेनिज्म में इंट्रोड्यूस करवाया जाता है, उसके अंदर पुट किया जाता है, इन सारे चेंजेस वाले जो मॉडिफाइड जेनेटिक मटेरियल अगर उसको दिया जाता है, तो फिर उसके जो फिनोटाइपिक कैरेक्टर है उसमें भी चेंजेस देखने को मिलते हैं। क्योंकि जो फिनोटाइपिक कैरेक्टर है वो सब किसके ऊपर बेस्ड है, वो पूरा का पूरा जीनोटाइप पर ही बेस्ड होता है। जैसा जीनोटाइप होगा वैसा ही फिनोटाइपिक कैरेक्टर दिखाई देगा। ठीक है, कंप्लीटली बेस्ड होता है जीनोटाइप पर ही। तो बस अगर जीनोटाइप में चेंज कर दिया है, जेनेटिक मटेरियल में चेंज कर दिया है, तो फिनोटाइप भी चेंज हो जाता है। बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग की अगर हम बात करें तो इट इज द मेंटेनेंस ऑफ स्टेराइल। ठीक है, देखो जेनेटिक में तो इन्वॉल्व है टर्म ही जेनेटिक, जेनेटिक में तो उसका टर्म ही लिखा हुआ है जेनेटिक। तो यहां पर कौन सी इंजीनियरिंग इन्वॉल्व हो गई, जेनेटिक, है ना, जेनेटिक मटेरियल से रिलेटेड। जेनेटिक मटेरियल में जब भी अल्टर किया तो वो जेनेटिक इंजीनियरिंग। अब बात हुई बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग की, ये क्या है, तो मेंटेनेंस ऑफ स्टेराइल मतलब माइक्रोबियल कंटामिनेशन फ्री। जब भी स्टेराइल एम्बियंस को मेंटेन किया जाएगा, मतलब ऐसा जिसमें कोई भी माइक्रोबियल कंटामिनेशन, ठीक है, कोई भी ऐसा एनवायरनमेंट, कोई भी ऐसा एम्बियंस जहां पर माइक्रोब्स की ग्रोथ बिल्कुल भी ना हो, माइक्रोब्स का पोल्यूशन बिल्कुल भी ना हो। ठीक है, इट इज कंप्लीटली कैसा हो, वो माइक्रोबियल कंटामिनेशन फ्री। तो यहां बात कर रहे हैं हम किसकी, कि मेंटेनेंस ऑफ स्टेराइल मतलब माइक्रोबियल कंटामिनेशन फ्री एम्बियंस को जब मेंटेन किया जाता है इन केमिकल इंजीनियरिंग प्रोसेसेस टू इनेबल द ग्रोथ of only the desired microbe or eukaryotic cell in large quantities for the manufacture of biotechnological products like antibiotics, vaccines, enzymes, etc. तो ये सारी चीजें क्या है, ये सारी चीजें आपकी आएंगी बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग में, जिसमें आपने बायोलॉजिकल प्रोसेस को करवा के इंजीनियरिंग की है। ठीक है, जिसमें आपने जो इंजीनियरिंग इन्वॉल्व की है, जो टेक्निक्स को आपने इन्वॉल्व किया है, वो किस चीज के लिए, बायोलॉजिकल प्रोसेसेस को करवाने के लिए। जैसे यहाँ पर हमने कहा कि यहाँ पर ये वो प्रोसेसेस हैं जिसमें उन्होंने एक पर्टिकुलर काइंड ऑफ माइक्रोब को ही ग्रो करवाना है। ठीक है, तो एक ऐसा एम्बियंस क्रिएट किया कि जहां पर दूसरा कोई माइक्रोब है ही नहीं। पहले तो उसे कंप्लीटली कैसा बनाया, माइक्रोब फ्री बनाया, फिर उसमें पर्टिकुलर काइंड ऑफ माइक्रोब को ही पुट किया कि बस यही ग्रो करे। अब वो क्यों ग्रो करेगा, जब तक उसको फेवरेबल कंडीशन ना मिले। तो फिर उस एम्बियंस में प्रोवाइड की उसको क्या, फेवरेबल कंडीशन जिसमें वो पर्टिकुलर माइक्रोब ग्रो कर सकता है। अब जब वो पर्टिकुलर माइक्रोब उस एम्बियंस में ग्रो करेगा तो आपने क्या किया, आपने एक बायोलॉजिकल प्रोसेस को खुद से करवाया। आपने एक बायोलॉजिकल प्रोसेस को खुद से करवाया कि अभी ये प्रोसेस होनी चाहिए, इसी एम्बियंस में होनी चाहिए और इसी कल्चर प्लेट में मुझे तो ग्रो करवाना है बहुत सारा ये बैक्टीरिया, फर्दर बैक्टीरिया। ठीक है, XYZ कोई भी बैक्टीरिया, मैं तो बिल्कुल फिक्स हूं कि मुझे इस कल्चर प्लेट में ये बैक्टीरिया ग्रो करवाना ही है, इतना सारा मुझे चाहिए। ठीक है, तो मैं उसे ग्रो करवा रही हूं, मैं करवा रही हूं उस बायोलॉजिकल प्रोसेस को, क्या यूज करके, टेक्निक्स को यूज करके। तो क्या कहलाएगा वो कहलाएगा बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग। क्या कहलाएगा, बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग। अब इसके प्रोडक्ट्स जो मिलते हैं वो क्या बनेंगे, ठीक है, मैंने कोई ऑर्गेनिज्म को ग्रो करवाया तो वही मिलेगा ना मुझे। हाँ, अलादीन का चिराग थोड़ी है कि भाई मैं कुछ भी करूं और मतलब जो मर्जी आए मुझे मिल जाएगा। भाई अगर मैंने ग्रो करवाया है, ठीक है, किसी ऑर्गेनिज्म को, तो उसी से रिलेटेड कुछ मिलेगा। तो उससे रिलेटेड क्या प्रोडक्ट मिल सकता है, किसी ऑर्गेनिज्म को मैंने ग्रो करवा लिया और फिर उस ऑर्गेनिज्म को ग्रो करवा के, फॉर एग्जाम्पल मैंने यीस्ट को ग्रो करवा लिया, किसी और को क्यों ले, अपना बेकर्स यीस्ट ले लेते हैं, केक वाला। ठीक है, मैंने यीस्ट को ग्रो करवा लिया, एक फेवरेबल कंडीशन डेवलप की लैब में और बड़े लेवल पर कमर्शियल प्रोडक्शन जहां पर हो सके, क्योंकि यीस्ट तो सबको चाहिए, केक तो सबको खाना है, फर्मेंटेशन तो सबको करवाना है। तो यीस्ट का कमर्शियल प्रोडक्शन करवाने के लिए किसी बड़े से प्लांट के अंदर मैंने यीस्ट को प्रोड्यूस करवाया और फिर उससे मैंने कई सारे प्रोडक्ट्स बनवाए, यीस्ट का पाउडर बनाया, यीस्ट के प्रोडक्ट्स बनाए, बहुत सारे प्रोडक्ट बनाए। तो ये सब मैंने क्या किया, ये मैंने की बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग, जिससे मैंने बायोलॉजिकल प्रोसेस को खुद से करवाया, ना कि उसके सिर्फ जेनेटिक मटेरियल के साथ चेंजेस करके और छोड़ दिया, बाकी जो नेचुरल फिनोटाइप में चेंज आने थे वो सब फिर अपने आप आते रहे। ठीक है, वो सारी ग्रोथ और वो सब कुछ अपने आप होता रहा, वो मुझे करवाने की जरूरत नहीं है। मैंने सिर्फ उसकी जेनेटिक मटेरियल के साथ छेड़खानी की थी, तो वो आया था यहाँ पर जेनेटिक इंजीनियरिंग में। और जब आप किसी बायोलॉजिकल प्रोसेस को करवाते हो, अपने कंट्रोल में करवाते हो, उससे डिजायर्ड रिजल्ट को ऑब्टेन करते हो, ये सब कुछ इंक्लूड होता है बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग में। ये सब कुछ इंक्लूड होता है बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग के अंदर। कब इंक्लूड होता है ये सब कुछ, बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग के अंदर।
ठीक है। इससे आप बनाते हो ऐसी बहुत सारी चीजें जिनके एग्जांपल्स आपके सामने हैं। एंटीबायोटिक्स बनाते हैं, वैक्सीन्स बनाते हैं, एंजाइम्स बनाते हैं, ये सारी चीजें हम बनाते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें जो हमने मार्केट में मिलती हैं, कैसे बनती हैं? ये माइक्रोब्स के थ्रू बनती हैं, बायोलॉजिकल प्रोसेसेस से बनती हैं। ठीक है, तो ये दो कोर प्रोसेसेस हैं, ये दो कोर टेक्निक्स हैं बायोटेक्नोलॉजी की। ठीक, जेनेटिक इंजीनियरिंग और बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग। आई होप ये दोनों आपको समझ आई होंगी। ठीक है, दीज आर द टू मेन, टू इंपॉर्टेंट, टू कोर टेक्निक्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। अब देखते हैं आगे। लेट अस नाउ अंडरस्टैंड द कंसेप्चुअल डेवलपमेंट ऑफ द प्रिंसिपल्स ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग। समझते हैं अब कि जो जेनेटिक इंजीनियरिंग के प्रिंसिपल्स हैं, कंसेप्चुअल डेवलपमेंट उनका कैसे होगा, कैसे आपको धीरे धीरे आपके लेवल पर पहले चीज़ें समझ में आए, माइंड लेवल पर पहले वर्बली समझ में आए कि ये प्रिंसिपल्स का मतलब क्या है, कौन कौन से प्रोसेसेस आपको इसके अंदर प्रिंसिपल्स पढ़ने हैं। ठीक है, पहले आप उसकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करो, फिर पढ़ते हैं उनको और अच्छे से। सी, तो यू प्रोबेबली अप्रिशिएट द एडवांटेजेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ओवर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एग्जाम्पल आपको मिल रहा है यहाँ पर कि आपको ये चीज़ तो पता ही है, हम सबको पता है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से कई गुना ज़्यादा बेहतर है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ही आते हैं क्या, वेरिएशंस। ठीक है, चेंजेस जो एनवायरनमेंट में आ रहे हैं। ठीक है, ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म हम सब जो इतना वेरी कर रहे हैं, ये जो हमें इंडिविजुअल वेरिएशंस देखने को मिल रहे हैं और जो स्लो चेंजेस हमें ओवर द पीरियड ऑफ टाइम देखने को मिलते हैं, जिन्हें हम इवोल्यूशनरी चेंजेस कहते हैं, ये सारे चेंजेस जो आ रहे हैं, ये सारे वेरिएशंस जो आ रहे हैं, ये सब क्या है? दीज ऑल आर द रिजल्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये सब कुछ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ही रिजल्ट है। ठीक है, तो इसलिए हमें पता है भाई कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के एडवांटेजेस ज्यादा हैं ओवर द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। द फॉर्मर प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटीज फॉर वेरिएशंस एंड फॉर्मुलेशन ऑफ यूनिक कॉम्बिनेशन। रीजन वही कि भाई जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसमें बहुत सारे वेरिएशंस आते हैं, यूनिक कॉम्बिनेशंस बनते हैं, हर एक इंडिविजुअल दूसरे इंडिविजुअल से वेरी करता है, अपना एक पर्सनल आइडेंटिटी रखता है, अपना एक अलग जेनेटिक मटेरियल उसका होता है, राइट। देन फॉर्मुलेशन ऑफ यूनिक कॉम्बिनेशन ऑफ जेनेटिक सेटअप। जो जेनेटिक सेटअप है, जो जेनेटिक मटेरियल है, उसका हमेशा एक नया कॉम्बिनेशन बनता है, हमेशा एक नया कॉम्बिनेशन फॉर्मुलेट होता है। पेरेंट्स और जो मेल और फीमेल गैमीट है, पेरेंट्स के गैमीट्स का, पेरेंट्स के जेनेटिक मटेरियल का क्या होता है, फ्यूजन होता है, राइट। तो आपके अंदर पेरेंट्स के कैरेक्टर्स भी आते हैं, लेकिन आपके खुद के कुछ नए कैरेक्टर्स भी होते हैं, जिनकी वजह से आप पेरेंट के साथ भी कंप्लीटली रिजेंबल नहीं करते, राइट। रिजेंबल करते हो लेकिन कंप्लीटली नहीं करते। हर इंडिविजुअल अपने आप में अलग होता है। क्यों हो पाता है? क्योंकि उसके अंदर एक नया उसका कॉम्बिनेशन बनता है, जिसकी वजह से उसको क्या मिल जाती है, यूनिक आइडेंटिटी मिल जाती है। क्या मिलती है? यूनिक आइडेंटिटी। नाउ these formulation of unique combination are some of which may be beneficial to the organism as well as population। ये सब जो है, ये सारी जो चीजें हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, इंडिविजुअल वेरिएशंस, इवोल्यूशनरी चेंजेस, जेनेटिक वेरिएशंस, ये सारी चीजें क्या करती हैं? These all help and these all are beneficial not only to the organism but also to the population। ठीक है, yes। नेक्स्ट देखेंगे, asexual reproduction preserves the genetic information while sexual reproduction permits variation। दोनों के बीच का अगर बेसिक डिफरेंस देखें तो asexual reproduction क्या करता है? प्रिजर्व करता है जेनेटिक मटेरियल को, जेनेटिक इंफॉर्मेशन को, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या करता है? वेरिएशंस को कॉज करता है। ठीक है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या करता है? जो उसका जेनेटिक मटेरियल है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन है, उसे क्या करके रखता है? उसको वेरिएशंस के लिए अलाउ करता है, उसके अंदर वेरिएशंस को आने देता है। और अगर आप एसेक्सुअल की बात करोगे तो ये क्या करता है? उसकी जेनेटिक इंफॉर्मेशन को प्रिजर्व करके रखता है, क्योंकि सेम चलती रहती है, बदलती नहीं है। ठीक है, सेम टू सेम जेनेटिक मटेरियल वाले बनते रहते हैं और ऑर्गेनिज्म बनते रहते हैं, और इसीलिए कहते हैं कि भाई उसने अपना जेनेटिक मटेरियल जो उसको प्रिजर्व करके रखा हुआ है वो सेम चला रहा है, बदल ही नहीं रहा। और सेक्सुअल में क्या हो रहा है? बदलते हैं। ठीक है, दे अलाउ, दे परमिट वेरिएशंस। यहाँ पर वेरिएशंस आते हैं, हर एक इंडिविजुअल एक दूसरे से अलग होता है, कोई सेम टू सेम प्रिजर्वेशन नहीं चलता जेनेटिक मटेरियल का। नाउ ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन प्रोसीडर्स यूज्ड इन प्लांट and animal breeding very often lead to inclusion and multiplication of undesirable genes along with the desired genes।
यहां पर अगर हम बात करें ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन की, कि पहले जो ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन प्रोसीडर्स को यूज किया जाता था, हाइब्रिडाइजेशन का मतलब आप समझते हो, आप क्या करो, जब आप आर्टिफिशियली हाइब्रिड्स को बनाओ, ठीक है, आप आर्टिफिशियली डिजायर्ड मटेरियल्स को लेकर उनका हाइब्रिड बनवाओ, वो कहलाता है हाइब्रिडाइजेशन प्रोसीडर। तो ट्रेडिशनल प्रोसीजर्स क्या हुआ करते थे, उनको यूज किया जाता था प्लांट और एनिमल ब्रीडिंग करवाने में। वेरी ऑफन लीड टू इंक्लूजन एंड मल्टीप्लीकेशन ऑफ अनडिजायरेबल जीन्स, जिसकी वजह से कई बार ऐसा होता था कि जो डिजायरेबल जीन है वो मल्टीप्लाई करने की बजाय कोई अनडिजायरेबल जीन ही बहुत ज्यादा मल्टीप्लाई कर जाती थी, ठीक है, डिजायर्ड जीन के साथ साथ, और इतना ज्यादा वो मल्टीप्लाई कर जाती थी कि उसकी वजह से फिर जो डिजायर्ड रिजल्ट है उसमें कुछ वेरिएशंस आते थे, उसमें कुछ फ्लक्चुएशंस आते थे, ठीक है। तो ये होता था किसमें, ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन प्रोसीजर में। और द टेक्निक्स ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग विच इंक्लूड क्रिएशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए। अब अगर हम बात करें जेनेटिक इंजीनियरिंग की उन टेक्निक्स की, द टेक्निक्स ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग विच इंक्लूड क्रिएशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए, जीन क्लोनिंग and gene transfer, overcome this limitation and allow us to isolate and introduce only one or a set of desirable genes without introducing undesirable genes into the target organism। इस प्रॉब्लम को रिड्यूस करने के लिए, इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए क्या किया जाता है, इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए ये किया गया कि अब हमारे पास पूरा का पूरा, ठीक है, एक पूरा का पूरा जो पहले चेंजेस किए जाते थे जिसकी वजह से वो अनडिजायरेबल जीन वहां जाके मल्टीप्लाई कर रही है, आप ये सोचो कि इस अनडिजायरेबल जीन को जिसकी जरूरत नहीं है उसे वहां पर ट्रांसफर ही क्यों करना, उसे वहां पर ट्रांसफर ही क्यों करना। पर पहले इतना ज्यादा स्पेसिफाई करने के लिए टेक्निक्स नहीं थी, अब है। अब क्या किया जाता है, अब स्पेसिफिकली जेनेटिक इंजीनियरिंग की टेक्निक्स में रिकॉम्बिनेंट डीएनए, जो रिकॉम्बिनेंट, जो आपको मटेरियल चाहिए, जो आपको एक्सप्रेशन चाहिए, जो पर्टिकुलर काइंड ऑफ प्रोटीन आपको बनवाना है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल डीएनए के सेगमेंट को ही लेकर और उसको ट्रांसफर किया जाएगा, उसी रिस्पॉन्सिबल डीएनए के सेगमेंट को लेकर सिर्फ ट्रांसफर किया जाएगा, बाकी कोई दूसरा कोड ट्रांसफर किया ही नहीं जाएगा। तो कोई और एक्सप्रेशन आए ही कैसे, अनडिजायरेबल जीन को अब ट्रांसफर ही नहीं किया जाता। अब उतना ज्यादा स्पेसिफिकेशन हम अचीव कर चुके हैं मॉडर्न डे टेक्नोलॉजी में, जेनेटिक इंजीनियरिंग में, कि एक स्पेसिफिक जीन जो हमें ट्रांसफर करवानी है हम सिर्फ उसी को करवाते हैं, ठीक है। रिकॉम्बिनेंट डीएनए में स्पेसिफिक वो डीएनए सेगमेंट जाता है, यूज ऑफ जीन क्लोनिंग, जीन ट्रांसफर, ठीक है, overcome this limitation and allow us to isolate and introduce only one or a set of desirable gene। इसकी वजह से हम यहाँ तक पहुँच पाए हैं, इतना स्पेसिफिकेशन हम लेकर आ पाए हैं कि हम एक या फिर सिर्फ डिजायरेबल जीन को ही क्या कर पाते हैं, अब ट्रांसफर करते हैं, पूरा का पूरा अनडिजायरेबल जीन का बंच वहां पर ट्रांसफर नहीं करते कि भाई जिसकी जरूरत ही नहीं है, जो डिजायर्ड ही नहीं है, वो वहां पर क्यों ग्रो करे, सिर्फ जो डिजायर्ड जीन है वही ट्रांसफर करो, वही ग्रो करेगी, उसी का एक्सप्रेशन आएगा। तो अचीव होते हैं क्या, बिल्कुल सटीक रिजल्ट्स, डिजायर्ड रिजल्ट्स विदाउट इंट्रोड्यूसिंग अनडिजायरेबल जीन इन द टारगेट ऑर्गेनिज्म। टारगेट ऑर्गेनिज्म में जो जीन डिजायरेबल नहीं है उसको ट्रांसफर ही मत करो, सिर्फ स्पेसिफिक जीन को ट्रांसफर करो, जो डिजायर्ड जीन है, जो डिजायर्ड क्रोमोसोमल सेगमेंट है, डीएनए का सेगमेंट है, सिर्फ उसी को ट्रांसफर करो। अब यहां पर इन्वॉल्व होती है क्या, बहुत ही ज्यादा स्पेसिफिक टेक्निक्स, ठीक है। ये इतना भी आसान नहीं है कि डीएनए पड़ा हुआ है, मेरा मन किया कि अच्छा ये वाला एक टुकड़ा काटना है, ये लो कट करा, काटा, जोड़ा, ठीक है, उस वाले को भी तो जोड़ना पड़ेगा, उसको भी जोड़ के आ गए और आके यहाँ पर लगा दिया। इतना आसान भी नहीं है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स ये प्रोसेसेस है, ठीक। तो डू यू नो द लाइकली फेट ऑफ अ पीस ऑफ डीएनए, देखो वो पीस की बात कर रहे थे अपन, डीएनए काटा अपन ने, आ गई बात। तो डू यू नो द लाइकली फेट ऑफ अ पीस ऑफ डीएनए विच इज समहाउ ट्रांसफॉर्म्ड इनटू एन एलियन ऑर्गेनिज्म, ठीक है। क्या आप उस पीस ऑफ डीएनए की किस्मत बता सकते हो जो कैसे भी करके बस क्या एक एलियन ऑर्गेनिज्म से ट्रांसफर होके आया। मोस्ट लाइकली दिस पीस ऑफ डीएनए वुड नॉट बी एबल टू मल्टीप्लाई इटसेल्फ। तो ज्यादा से ज्यादा तो यही होगा, ठीक है, ज्यादातर चांसेस तो यही है कि ये जो पीस ऑफ डीएनए होगा ये खुद से मल्टीप्लाई नहीं कर पाएगा इन द प्रोजेनी सेल्स ऑफ द ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म की प्रोजेनी सेल्स में ये खुद से जो है वो मल्टीप्लाई नहीं कर पाएगा दिस पीस ऑफ डीएनए, बट व्हेन इट गेट्स इंटीग्रेटेड इनटू द जीनोम ऑफ द रेसिपिएंट। लेकिन ठीक है, जिस ऑर्गेनिज्म के अंदर आपने उसको इंजेक्ट किया है, ट्रांसफर किया है, अगर उस ऑर्गेनिज्म के साथ ये क्या बन जाए, ये कंबाइन हो जाए,
ठीक है, उस ऑर्गेनिज्म के जेनेटिक मटेरियल के साथ अगर ये क्या हो जाए, कंबाइन हो जाए, तब बात अलग हो सकती है। तो बट व्हेन इट गेट्स इंटीग्रेटेड इनटू द जीनोम ऑफ रेसिपिएंट, जब ये रेसिपिएंट के जीनोम में इंटीग्रेट हो जाएगा, उसके साथ क्या हो जाएगा, फ्यूज हो जाएगा, उसमें जाके ऐड हो जाएगा, तो इट में मल्टीप्लाई एंड बी इनहेरिटेड अलोंग विद द होस्ट डीएनए। तो वो उस डीएनए के साथ, जो उस सेल का डीएनए है, उसके साथ ही वो भी रिप्लिकेट करेगा, वो भी मल्टीप्लाई करेगा, और जो नया होस्ट डीएनए है उसके साथ वो मल्टीप्लाई करके इनहेरिट होता रहेगा। नाउ दिस इज बिकॉज द एलियन पीस ऑफ डीएनए हैज बिकम पार्ट ऑफ क्रोमोसोम। ऐसा इसलिए हो पाया क्योंकि यहाँ जो डीएनए का एलियन पीस था वो क्रोमोसोम के, सेल के जो क्रोमोसोम है उसी का पार्ट बन चुका है, उसी में आके फ्यूज हो चुका है, ना कि अलग से पड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये क्यों हो पाया, बिकॉज the alien piece of DNA has become the part of a chromosome which has the ability to replicate, जिसके अंदर replicate करने की कैपेसिटी है। उस सेल का खुद का जेनेटिक मटेरियल तो replicate करेगा ना, वो क्यों नहीं करेगा, उसमें आके अगर कोई दूसरा पार्टिकल ऐड हो जाए, दूसरा एलियन डीएनए सेगमेंट आके ऐड हो जाए, तो वो भी उसके साथ साथ replicate करेगा, क्योंकि आपको पता ही है ये प्रोसेस तो कैसी चलती है, एक सीक्वेंस में चलती है। रेप्लिकेशन की प्रोसेस कैसे चलती है, एक सीक्वेंस में चलती है, एक चेन में चलती है, तो बस वैसे ही चलती रहेगी, और साथ ही साथ उसको भी रेप्लिकेट कर देगी। ठीक है, साथ ही साथ उसको भी रेप्लिकेट कर देगी। नेक्स्ट देखते हैं, इन अ क्रोमोसोम देयर इज अ स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस कॉल्ड द ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन व्हिच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इनिशिएशन रेप्लिकेशन। क्या मतलब है, किसी एक क्रोमोसोम में, यहां पर बात चल रही है कि वो जो डीएनए सेगमेंट आप बात बोल रहे हो बार बार, वो आया कैसे। यहां पर किसी भी क्रोमोसोम में क्या होता है, एक स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस होता है जिसे हम कहते हैं ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। ठीक है, जहां से रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है उसको क्या बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। उस साइट को क्या बोलते हैं, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, जहां से डीएनए रेप्लिकेट करना स्टार्ट करेगा। तो इन अ क्रोमोसोम देयर इज अ स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस which is called as origin of replication, जिसे origin of replication हम कहते हैं, which is responsible for the initiation of replication। रेप्लिकेशन की प्रोसेस को इनिशिएट करवाने का काम यहीं पर हुआ करता था। ये हमारा पढ़ा हुआ है, इसलिए मैडम इसको बहुत ज्यादा इलेबोरेट नहीं कर रही हैं, पढ़ा हुआ है ये। ठीक है, देन therefore for the multiplication of any alien piece of DNA in an organism, it needs to be a part of a chromosome which has a specific sequence known as origin of replication। ऐसा इसलिए, ठीक है, यहाँ पर ये जो आपने पढ़ा, इससे आपको ये समझ आ गया होगा कि यहाँ पर जो आपको बोला गया कि जो एलियन पीस ऑफ डीएनए है वो अकेला क्यों नहीं मल्टीप्लाई कर सकता, और वो होस्ट सेल के जीनोम के साथ फ्यूज होने के बाद कैसे मल्टीप्लाई कर लेगा। तो यहाँ पर सिंपल सी बात है कि रेप्लिकेट करने के लिए उस डीएनए के पास एक ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन वाली साइट होना जरूरी है, जहां से रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है। अगर हम कह रहे हैं कि एलियन पीस ऑफ डीएनए जो है उसके पास ये ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है ही नहीं, तो वो कैसे करेगा, वो रेप्लिकेट नहीं कर सकता। और साथ ही साथ जब वो किसी ऑर्गेनिज्म के साथ क्या हो जाएगा, उसका पार्ट बन जाएगा, उसके जेनेटिक मटेरियल के साथ फ्यूज हो जाएगा, तब वो रेप्लिकेट कर लेगा, क्योंकि उस जेनेटिक मटेरियल के पास तो जो क्रोमोसोम है होस्ट सेल का, उसके पास तो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है। वो रेप्लिकेशन स्टार्ट करेगा तो फिर वो पूरा ही रेप्लिकेट करेगा, फिर रुकता नहीं है, फिर वो पूरा रेप्लिकेट करेगा। ठीक है, वो फिर पार्शियलिटी नहीं करेगा। Thus an alien DNA is linked with the origin of replication। इसीलिए जो एलियन डीएनए है उसको ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन के साथ लिंक किया जाता है, so that this alien piece of DNA can replicate and multiply itself in the host organism। ताकि ये जो एलियन पीस ऑफ डीएनए हमने उसके अंदर ऐड किया है वो रेप्लिकेट कर सके, मल्टीप्लाई कर सके होस्ट ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर। ठीक है, वो रेप्लिकेट करेगा और मल्टीप्लाई करेगा होस्ट ऑर्गेनिज्म के अंदर। नेक्स्ट देखते हैं, दिस कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज क्लोनिंग और मेकिंग मल्टीपल आइडेंटिकल कॉपीज ऑफ एनी टेम्पलेट डीएनए। इसे और क्या कह सकते हैं, ये जो आप एक एलियन पीस ऑफ डीएनए को मल्टीप्लाई करवा के, रेप्लिकेट करवा के उसकी कॉपीज बना रहे हो, इसे क्लोनिंग भी कह सकते हैं, या मेकिंग मल्टीपल आइडेंटिकल कॉपीज ऑफ एनी टेम्पलेट डीएनए भी कह सकते हो। ठीक है, किसी एक टेम्पलेट डीएनए की बहुत सारी कॉपीज बनाना, उसको बहुत ज्यादा क्या करना, मल्टीपल उसके कॉपीज को बनाना, उसके क्लोन्स को डेवलप करना, क्या कहलाएगा, क्लोनिंग कहलाएगा। देन let us now focus on the first instance of the construction of an artificial recombinant DNA molecule।
बात आई थी यहाँ पर इसके बाद वाले जो टॉपिक्स थे उसमें रिकॉम्बिनेंट डीएनए टर्म की बात आई थी, राइट, कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए इसके लिए क्या आपको रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के लिए कौन से टूल्स चाहिए, इसके लिए कौन सी प्रोसेसेस होती हैं, रिकॉम्बिनेंट की बात बहुत आई थी। देख लेते हैं ऐसे भी क्या होता है ये। Let us now focus on the first instance of the construction of an artificial recombinant DNA molecule। एक artificial recombinant DNA molecule की अगर हम बात करें, ठीक है, एक artificial recombinant DNA molecule के construction की अगर हम बात करें तो देखें कैसे होता है। See, the construction of the first recombinant DNA emerged from the possibility of linking or gene encoding antibiotic resistance with a native plasmid, autonomously replicating circular extrachromosomal DNA of Salmonella typhimurium। क्या मतलब है इस बात का, समझते हैं। साल्मोनेला टाइफिम्यूरियम, देखो क्या मतलब है इस बात का। सबसे पहला रिकॉम्बिनेंट डीएनए की बात हो रही है। सबसे पहले इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को कैसे बनाया गया, कहां से ये निकल कर आई, ये निकल कर आई इस बात से, ठीक है, ये जो टेक्निक की बातें हैं ये पूरा कहां से अराइज हुआ। इट emerged फ्रॉम possibility of linking a gene encoding antibiotic resistance with a native plasmid। ठीक है, बात आई यहाँ पर कि अगर कोई ऐसी जीन को लिंक कर दिया जाए एक नेटिव प्लाज्मिड के साथ जो क्या प्रोवाइड कर रही है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रही है, ठीक है, जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रही है, अगर ऐसी जीन को क्या कर दिया जाए, लिंक कर दिया जाए एक नेटिव प्लाज्मिड के साथ, तो मतलब बात हुई किस चीज की, जीन को लाकर लिंक करने की। तो अगर किसी जीन को लाकर लिंक किया जाता है तो जीन भी क्या है, जीन भी क्या है, अगर जीन को लाकर लिंक किया जा रहा है तो फिर क्यों ना ये जो प्रोसेसेस हैं इनको और ज्यादा किया जाए। भाई अगर जीन को लाके लिंक किया जा सकता है तो सेगमेंट को लाके भी लिंक किया जा सकता है, सीक्वेंस को लाके भी लिंक किया जा सकता है। तो यहां से निकल कर आया ये सारा जो जीन्स को इंटरचेंज करने का मैकेनिज्म है, जो ये कहता है कि द कंस्ट्रक्शन ऑफ फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए इमर्ज्ड फ्रॉम द पॉसिबिलिटी ऑफ लिंकिंग अ जीन एनकोडिंग एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस विद अ नेटिव प्लाज्मिड, एक नेटिव प्लाज्मिड के साथ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस देने वाला जो जीन लिंकिंग की पॉसिबिलिटी है, ठीक है, वहां से ये सारा थॉट जो है वो इमर्ज हुआ है, जिसे कहते हैं हम क्या, ऑटोनॉमसली रेप्लिकेटिंग सर्कुलर। ये जो प्लाज्मिड है ये क्या है, यहाँ पर ये जो बता रहे हैं आपको, क्या बता रहे हैं कि प्लाज्मिड क्या है, प्लाज्मिड क्या है, प्लाज्मिड इज ऑटोनॉमसली रेप्लिकेटिंग सर्कुलर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए ऑफ साल्मोनेला टाइफिम्यूरियम। ठीक है, इसको एक बार जरा हाईलाइट कर लो, फिर आगे देखते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखेंगे क्या कहा प्लाज्मिड के बाद। सी, आ गए हैं दो साइंटिस्ट आपके सामने, स्टैनले कॉन एंड हर्बर्ट बॉयर। क्या किया इन्होंने भाई, क्यों इनका नाम यहां मेंशन किया जा रहा है, किस चीज से रिलेटेड है। सी, तो भाई स्टैनले कॉन एंड हर्बर्ट बॉयर आर accomplished this in 1972 by isolating the antibiotic resistance gene by cutting out a piece of DNA from a plasmid which was responsible for conferring antibiotic resistance। देखो पता है ये चैप्टर्स, देखो मैं ये वाले टर्म्स यूज तो नहीं ही करना चाहती हूँ, बट मोस्टली स्टूडेंट्स कहते हैं कि ये चैप्टर थोड़ा सा टफ लगता है, इसकी टर्मिनोलॉजी दिमाग में बैठती नहीं है, इसको समझने में दिक्कत होती है। ठीक है, एज इट इज रीड कर लो तो भी समझ में नहीं आता, एक बार रीड करके तो समझ ही नहीं आता कहना क्या चाहते हैं। ठीक, ये चीजें होती हैं। ये सेम चीज आप लोग उस चैप्टर के लिए भी कहते हो, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस के लिए भी। ठीक है, तो वहां वो जो टर्मिनोलॉजी है और यहाँ जो टर्मिनोलॉजी है लगभग सेम ही है। इन टर्मिनोलॉजीज को समझने में दिक्कत क्यों आती है, क्योंकि थोड़े से जो टर्म्स हैं वो उतने ज्यादा हमारे फेमिलियर टर्म्स नहीं हैं जिन्हें हम डेली लाइफ में यूज कर रहे हो, डेली हम जिनको बोल रहे हो या जिनको हम जूनियर क्लासेस से सुनते आ रहे हो, है ना। ये सारे वो टर्म्स आपके लिए नहीं है, ये सारे आपके लिए नए टर्म्स हैं, कुछ ज्यादा ही टेक्निकल टर्म्स हैं, इसलिए इनको सुन के ऐसा लगता है कि यार टर्म्स बहुत अलग लग रहे हैं, कुछ नया नया सुन रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं, एकदम से ट्रांसलेट करके उसको डिकोड करके बैठा नहीं पा रहे हैं दिमाग में, एक बार पढ़ने पे तो समझ ही नहीं आ रहा है। ये सारी दिक्कतें आती हैं, यस आई एग्री। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हम टीचर्स हैं तो हम तो यही कहेंगे कि अरे नहीं आप तो बस फालतू में एक्सक्यूज दे रहे हो, सब कुछ तो इजी होता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हर चैप्टर का अपना एक कुछ
पिच होता है कि कोई चैप्टर बहुत ही इजी टू ग्रैब होता है, कोई चैप्टर बहुत ही इजी टू अंडरस्टैंड तो होता है लेकिन मेमोराइज करने वाला होता है, तो इसलिए मतलब वो समझ तो आ जाता है पर जब करने बैठो क्वेश्चन तो फिर दिक्कत, भूल गए, याद रखने वाली दिक्कत उसमें अंदर होती है। और कुछ चैप्टर्स ऐसे होते हैं जो जिनको बहुत ज्यादा मेमोराइज भी नहीं करना पर समझ में आसानी से नहीं आते, पर एक बार समझ आ गए तो फिर दिक्कत भी नहीं आती, तो बस वो एक बार समझ आ जाए वाली मेहनत आपको इन चैप्टर्स पे करनी पड़ेगी, उसके बाद दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, एक बार समझ आ जाए वाली मेहनत करनी पड़ेगी। तो अप्रोच वही है, सिंपल, एक बार रीड करो, ना समझ आए, दूसरी बार रीड करो, ना समझ आए, फिर तोड़ दो, फिर क्या करो, तोड़ दो, छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ो। क्या कहा, स्टैनली कॉर्न और हर्बर्ट बॉयर, इन्होंने इस चीज को अकम्प्लिश किया था 1972 में। किस चीज को, ये जो यहां पर अभी जीन लिंकिंग की बात हो रही थी ना, प्लाज्मिड से जीन लिंक करने की बात हो रही थी ना, ये चीज की बात हो रही है। ठीक है, कैसे किया था इन्होंने, ये तो समझ आ गया कॉन्टेक्स्ट क्या है, किसकी बात हो रही है और इन्होंने क्या किया। अब कैसे किया, इन्होंने ये किया, आइसोलेटिंग द एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन, इन्होंने एक एंटीबायोटिक से रेजिस्टेंस प्रोवाइड करने वाली जीन को आइसोलेट किया। कहां से, बाय कटिंग आउट अ पीस ऑफ डीएनए फ्रॉम अ प्लाज्मिड, एक प्लाज्मिड से पीस ऑफ डीएनए को कट किया। एक प्लाज्मिड जो कि क्या होता है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल, एक्स्ट्रा जेनेटिक मटेरियल होता है ना, जो कि पड़ा होता है सेल में ऐसे ही फालतू घूम रहा होता है, कोई कुछ उसका ग्रुप नहीं, कोई उसका दोस्त यार कुछ नहीं, फालतू घूम रहा है। ठीक है, वो क्या कहलाता है, प्लाज्मिड कहलाता है। अब उस प्लाज्मिड से उन्होंने क्या किया, एक पीस ऑफ डीएनए को कट कर लिया। ठीक है, एक पीस ऑफ डीएनए को कट करके उससे अलग कर दिया, आइसोलेट कर दिया, है ना। टर्म्स मैं आपको बता रही हूं कि क्या लिखा है, प्लाज्मिड से कट किया, प्लाज्मिड तो पता है हमें क्या होता है, प्लाज्मिड तो पता है हमें क्या होता है, उससे एक पीस ऑफ डीएनए को कट किया। ठीक है, उसको क्या कर दिया, आइसोलेट कर लिया, कट करा है तो अब उससे अलग करेंगे ना, चिपका थोड़ी रहने देंगे, उसी में रहने देना होता तो काटते क्यों, अलग करेंगे ना, आइसोलेट किया। आइसोलेट करने के बाद ये जो है, इसको आइसोलेट कर क्यों रहे हैं, देखो अगर हम कहें कि हमको बनवाना था बहुत ही इंस्टेंटली, हमको एक कोई घर बनवाना था और हम जो सबसे बेस्ट जो भी पर्सन उसके लिए हमारे लिए अवेलेबल था इस दुनिया में, जो सबसे क्विकली बना के दे सकता था, वो वैसे तो आने को तैयार नहीं था, तो हम उसको किडनैप करके ले आए। ठीक है, तो अब हर किसी को क्यों किडनैप करोगे आप, या तो किसी ऐसे को करोगे जिससे बहुत ज्यादा पैसे मिल जाए, या फिर किसी ऐसे को करोगे जो कोई बहुत डिजायर्ड काम आपका करके दे दे, किसी ऐसे इंसान को ही करोगे। तो इसका मतलब ये नहीं है कि कल को जाके किसी अच्छे टॉपर को किडनैप करके ले आए, नोट्स बनवा लिए। ठीक, तो यहां बात क्या हो रही है कि इसको अगर आइसोलेट करा है, इसको अगर कट करके आइसोलेट करके लेकर आए हो, तो क्यों लेकर आए हो, कुछ मोटिव होगा, कुछ इसकी स्पेशलिटी होगी जिसकी वजह से लेकर आए हो। ये प्रोवाइड करता है क्या, ये प्रोवाइड करता है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। ये क्या प्रोवाइड करता है, इट प्रोवाइड्स एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। क्या प्रोवाइड करता है, ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है। मतलब आप समझ रहे हो इतनी सी लाइंस का कितना मुश्किल से, ठीक है, कितनी अप्रोच के बाद मतलब समझ आ रहा है। और बस यही जो मल्टीपल टाइम्स रीड करने वाली, छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक करके समझने वाली अप्रोच है, इसको करने में थोड़ा आलस दिखा देते हैं और बोल देते हैं बस एक लाइन के चैप्टर क्या पूरी की पूरी यूनिट टफ है, छोड़ दो इसको, बच जाते हैं पूरी दिक्कत से भी बच जाते हैं और पूरे मार्क्स से भी बच जाते हैं, है ना। एक सिंगल लाइन बोल के कि चैप्टर क्या पूरी यूनिट ही टफ है, छोड़ दो इसको, जबकि करना कुछ नहीं था, करना बस इतना था कि 3 से 4 बार पढ़ के देखना था, छोटे छोटे पार्ट्स में समझ सब आ जाता। कुछ भी ऐसा नहीं था कि रॉकेट साइंस है समझ ही नहीं सकते। ठीक है, रॉकेट साइंस भी समझ में आ जाती है अगर मल्टीपल टाइम्स उसको कंसंट्रेशन के साथ कोशिश करो। तो यहां पर प्लाज्मिड से एक पीस ऑफ डीएनए को कट करके लेकर आए, आइसोलेट किया, क्योंकि वो एंटीबायोटिक से रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगी, विच वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर कन्फरिंग एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, जो कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस को देने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। देन ये जो कटिंग ऑफ डीएनए हुई है एक स्पेसिफिक लोकेशंस पर, बिकेम पॉसिबल विद द डिस्कवरी ऑफ सो कॉल्ड मॉलिक्यूलर सिजर्स और द रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। ये जो यहां पर टर्म आ रहा है ना, ये बहुत बढ़िया टर्म है, बहुत बढ़िया टर्म है। ये कौन सा, ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। ठीक है, क्या बात हो रही है, क्या बात हो रही है कि ये जो आप पॉसिबल कर पा रहे हो इन चीजों को कि कट कर लिया, तो क्या सच में कैंची से जाके कट करा, ब्लेड से जाके कट करा है, आरी से जाके कट करा डीएनए को, कैसे कट करा, ये चीजें कोई ऐसे दिखने वाली तो है नहीं, ये रहा डीएनए, उठाया थ्रेड और ये कट कर लिया, ये लो इसको रख लो सेगमेंट को, पॉसिबल है क्या ये सब, नहीं, फिर कैसे,
फिर कैसे इसके सेगमेंट को कट कर पाना पॉसिबल है? ठीक है, कट कर रहे हैं, आइसोलेट कर रहे हैं, ये इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है, रिस्पॉन्सिबल एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस को देने के लिए, लिंक कर रहे हैं, सब ठीक है, पर कट कैसे करा है? सीजर से नहीं, किससे? कट करने के लिए पाए जाते हैं रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। कौन पाए जाते हैं? रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, जिन्हें कहा जाता है मॉलिक्यूलर सिजर्स। ठीक है, ये मॉलिक्यूलर सिजर्स की तरह, मॉलिक्यूल्स को कट करने की तरह ये एक्ट करते हैं, सिजर की तरह। क्या कहा जाता है इन्हें? मॉलिक्यूलर सिजर्स। कौन? रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स कहलाते हैं मॉलिक्यूलर सिजर्स। ठीक है, जो डीएनए की कटिंग होती है स्पेसिफिक लोकेशंस पर, ये इसीलिए पॉसिबल हो पाई है क्योंकि डिस्कवरी हो चुकी है किसकी? मॉलिक्यूलर सिजर्स की, मतलब रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स की। अगर इनकी डिस्कवरी नहीं होती तो इनको कट करना, जो आप बोल रहे हो, काट लेंगे, निकाल के आइसोलेट करके लिंक कर देंगे, कैसे करते? नहीं कर पाते। कब से पॉसिबल हुआ? मॉलिक्यूलर सिजर की डिस्कवरी के बाद। कौन है मॉलिक्यूलर सिजर? रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। क्लियर इतनी बात? यहां तक क्लियर है क्या? राइट, आगे देख लें। ये जो कट पीस ऑफ डीएनए है, इसको फिर लिंक कर दिया जाएगा प्लाज्मिड डीएनए के साथ। अब ये जो डीएनए का पीस कट कर लिया गया है, ठीक है, उसको फिर प्लाज्मिड डीएनए के साथ लिंक कर दिया जाएगा। ठीक है, तो कटिंग एंड लिंकिंग, अब ये दोनों प्रोसेस कैसे हो रही है? कटिंग वाली कैसी हुई? मॉलिक्यूलर सिजर की हेल्प से। ठीक है, कटिंग वाली कैसी हुई? मॉलिक्यूलर सिजर की हेल्प से। ये जो प्लाज्मिड डीएनए है, अब जिसके अंदर लिंक कर दिया है उस कट किए हुए पोर्शन को डीएनए के, ये जो प्लाज्मिड डीएनए है, अब ये एक्ट करेगा एज अ वेक्टर टू ट्रांसफर द पीस ऑफ डीएनए अटैच टू इट। ठीक है, जो पीस ऑफ डीएनए उसके ऊपर अटैच कर दिया गया है, उसको ट्रांसफर करवाने का काम करेगा कौन? वही प्लाज्मिड डीएनए। ठीक है, अब उस पीस ऑफ डीएनए को, क्योंकि आपने प्लाज्मिड में अटैच कर दिया ना, लिंक कर दिया, तो प्लाज्मिड के साथ ही घूमेगा, वो प्लाज्मिड के साथ ही ट्रांसफर होगा। ठीक है, तो अब ये बताओ कि इसे क्या कहेंगे? इसे कहेंगे वेक्टर। वेक्टर कौन होता है? जो लेके जाता है, ट्रांसफर करवाता है, फैलाता है। वेक्टर्स कौन होते हैं? फैलाने वाले। हाँ, फिजिक्स वाला वेक्टर नहीं, वेक्टर्स कौन होते हैं? फैलाने वाले। ठीक है, फैलाने वाले मतलब क्या? जैसे कि अगर हम बात करें कि वेक्टर बॉर्न डिजीजेस, ठीक है, जैसे कि इंसेक्ट्स, जैसे कि मॉस्किटो इज अ वेक्टर, है ना, मलेरिया फैलाता है, क्या है? वेक्टर है ना, फैलाने वाला। तो बस वैसे ही ये प्लाज्मिड डीएनए क्या कर रहा है? जो डीएनए आपने उससे लिंक कर दिया ले जाकर, उसे फैला रहा है, उसे ट्रांसफर करवा रहा है, ट्रांसमिट कर रहा है, तो वो कहलाएगा वेक्टर। कितनी इजी सी बात है, क्या दिक्कत है इसमें? हाँ, कितनी इजी सी बात है, क्या दिक्कत है इसमें? क्या कहलाएगा? वेक्टर कहलाएगा। ओके, देन you probably know that mosquito act as insect vector, transfer the malarial parasite into the human body। मैडम ने तो पहले ही बता दिया। ठीक है, खत्म, आगे बढ़ जाओ। इन द सेम वे, बस ऐसे ही जैसे मलेरिया फैलाने के लिए मॉस्किटो वेक्टर का काम करता है, वैसे ही प्लाज्मिड कैन बी यूज्ड एज वेक्टर टू डिलीवर एन एलियन पीस ऑफ डीएनए इनटू द होस्ट ऑर्गेनिज्म। प्लाज्मिड को भी एक वेक्टर की तरह यूज किया जा सकता है, जो कि होस्ट ऑर्गेनिज्म के अंदर उस एलियन पीस ऑफ डीएनए को अंदर पहुंचाने का काम करेगा, ट्रांसफर करवाने का काम करेगा। किसके अंदर? होस्ट ऑर्गेनिज्म के डीएनए में उस एलियन पीस ऑफ डीएनए को पहुंचाने का काम कौन करेगा? प्लाज्मिड करेगा। प्लाज्मिड से अगर आपने उसको लिंक कर दिया तो बस वो फिर फैला देगा, वो फिर प्लाज्मिड एक्ट करेगा एज अ वेक्टर। वो फैला देगा पूरे होस्ट ऑर्गेनिज्म के जेनेटिक मटेरियल में उसको। ठीक है, तो कैसे एक्ट करा उसने? वेक्टर की तरह। कैसे एक्ट करा? वेक्टर की तरह। अब जरा बात कर लें लिंकिंग की। ठीक है, ये जो लिंकिंग आपने की है, द लिंकिंग ऑफ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन विद द प्लाज्मिड वेक्टर बिकम पॉसिबल विद द एंजाइम डीएनए लाइगेज which act on cut DNA molecules and joins their ends। देखो, बात करें अगर हम किसकी? कट करने की। कौन सी प्रोसेसेस इन्वॉल्व हुई है इसमें? कट और लिंक, है ना। कट किया तो कौन काम आया? मॉलिक्यूलर सिजर्स। ठीक है, कट किया तो कट करने के लिए कौन काम आए? मॉलिक्यूलर सिजर्स। क्या कहते हैं उन्हें? मॉलिक्यूलर सिजर्स को, रुक जाओ, मॉलिक्यूलर सिजर्स को क्या कहते हैं? और फिर लिंक करा, तो लिंक करने के लिए कौन चाहिए? लिंक करने के लिए चाहिए एंजाइम। कौन सा एंजाइम चाहिए? कौन सा? दोनों का नाम बताओ जल्दी से, लिखते हैं। देखो,
मॉलिक्यूलर सिजर्स को क्या कह रहे हैं हम? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। ठीक है, और लिंक करने के लिए किसकी जरूरत? लिंक करने के लिए जरूरत है डीएनए लाइगेज। ठीक है, तो काटना और जोड़ना दोनों इज पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ एंजाइम्स। पहला जो है काटने के लिए रिस्पॉन्सिबल रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, जिसे मॉलिक्यूलर सिजर भी कहते हैं, और लिंक करने के लिए, जोड़ने के लिए रिस्पॉन्सिबल एंजाइम डीएनए लाइगेज, जो कि जोड़ता है, लिंक करता है। ठीक है, सी, तो द लिंकिंग ऑफ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन विद द प्लाज्मिड कैसे हुआ? ये हुआ पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ एंजाइम डीएनए लाइगेज which acts on the cut DNA molecules and joins their ends, जो कि कट किए हुए डीएनए मॉलिक्यूल के एंड्स के ऊपर वर्क करता है और उसके एंड्स को जोड़ देता है, ज्वाइन कर देता है। ठीक है, एक बार जरा लिख लो इन दोनों चीजों को कि ये कटिंग और लिंकिंग दोनों प्रोसेस कैसे हुई। कट किया मॉलिक्यूलर सिजर्स की हेल्प से और लिंक किया एंजाइम डीएनए लाइगेज की हेल्प से। मॉलिक्यूलर सिजर्स का नाम क्या है? मॉलिक्यूलर सिजर्स का नाम है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। क्लियर है यहां तक? आगे बढ़े, चलो। सी, this makes a new combination of circular autonomously replicating DNA created in vitro and is known as recombinant DNA। अब यहां देखो इन विट्रो वाली बात आ गई कि ये सब जो प्रोसेस कर रहे हो आप, काटना जोड़ना, कहाँ कर रहे हो? टेस्ट ट्यूब में कर रहे हो, है ना? तो इससे क्या बनाया आपने? एक नया कॉम्बिनेशन बनाया, और नया कॉम्बिनेशन हमेशा क्या कहलाता है? रिकॉम्बिनेशन। ऐसे ही पढ़ाया था मैंने, क्या कहते हैं अपन उसको? हमेशा रिकॉम्बिनेशन। फिर से किसी कॉम्बिनेशन को बनाना, एक नए कॉम्बिनेशन को बनाना इज रिकॉम्बिनेशन। यहां बोला कि दिस मेक्स अ न्यू कॉम्बिनेशन, इससे बन गया एक नया कॉम्बिनेशन ऑफ सर्कुलर ऑटोनॉमसली रिप्लिकेटिंग डीएनए। ठीक है, क्रिएटेड इन विट्रो एंड इज नोन एज रिकॉम्बिनेंट डीएनए, और उसे आप क्या कहोगे? रिकॉम्बिनेंट डीएनए कहोगे। इसे क्या कहोगे? रिकॉम्बिनेंट डीएनए कहोगे। नाउ व्हेन दिस डीएनए इज ट्रांसफर्ड इनटू ई कोलाई, जब इस डीएनए को, इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को ई कोलाई में ट्रांसफर करोगे, ठीक है, अब इसके ऊपर वो स्पेसिफिक जीन है, कौन सी स्पेसिफिक जीन है इसके पास, जो कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस दे रही है। ठीक है, अब इस स्पेसिफिक जीन वाले, ठीक है, इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को आपने जब ट्रांसफर किया किसके अंदर? ई कोलाई के अंदर। जब ट्रांसफर कर दिया इसे ई कोलाई के अंदर, तो क्या हुआ? हाँ, टेढ़ा हो गया मैम। अरे अरे अरे, इसकी बात कर रही हूँ। देखो, जब आपने इसे ट्रांसफर कर दिया ई कोलाई के अंदर, जब इस डीएनए को ट्रांसफर करा ई कोलाई के अंदर, तो एक बैक्टीरियम विच इज क्लोजली रिलेटेड टू सल्मोनेला, it could replicate using the new host DNA polymerase enzyme and make multiple copies। अब ये जो होस्ट है ये क्या करेगा? उसके साथ जब ये जाके क्या हो जाएगा? बाइंड हो जाएगा उसके जेनेटिक मटेरियल के साथ, फिर वो क्या बनाएगा? उसको रेप्लिकेट करके उसकी बहुत सारी कॉपीज बनाएगा, और उन सारी कॉपीज में वो स्पेसिफिक जीन आ चुकी होगी जो हमने उसमें पुट की है, जो हमने उस पर लिंक की है। अब वो स्पेसिफिक जीन कौन सी थी? एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस प्रोवाइड करने वाली। वो उसके साथ क्या करती जाएगी? रेप्लिकेट करती जाएगी, और उसकी कॉपीज, नंबर ऑफ कॉपीज इंक्रीज हो जाएंगी। क्या मतलब हुआ इस बात का? कि व्हेन दिस डीएनए इज ट्रांसफर्ड इनटू ई कोलाई, जब इस डीएनए को ई कोलाई में ट्रांसफर किया जाता है, तो एक बैक्टीरियम विच closely related to salmonella, ठीक है, it replicate using the new host DNA, ठीक है, वो नया डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम को यूज करके रेप्लिकेट करेगी और बहुत सारी उसकी कॉपीज बनाएगी। ये जो इसकी एबिलिटी होती है मल्टीपल कॉपीज को बनाने वाली एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन की, ठीक है, इसे कहते हैं क्या? क्लोनिंग। ये जो प्रॉपर्टी आप देख रहे हो कि आपने एक स्पेसिफिक जीन को उस पर लिंक कर दिया और वो क्या कर रही है? बहुत ज्यादा मल्टीप्लाई कर रही है, बहुत सारी कॉपीज बना रही है, बहुत सारी ऐसी जीन्स बना रही है जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस को प्रोवाइड कर रहे हैं। और ये सारी की सारी जीन्स आपस में कैसी है? सेम, आइडेंटिकल, क्लोन है एक दूसरे की। क्या कहेंगे इसे? क्या कहेंगे इसे? इसे कहेंगे क्लोनिंग ऑफ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन इन ई कोलाई। ई कोलाई के अंदर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस देने वाली जीन की क्लोनिंग कहलाएगी। ये क्या कहलाएगी? एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस प्रोवाइड करने वाली जीन की क्लोनिंग कहलाएगी। किसके अंदर? ई कोलाई के अंदर। ठीक है, किसके अंदर? ई कोलाई के अंदर। चलो देखते हैं नेक्स्ट।
नेक्स्ट देखते हैं क्या कहा है। You can hence infer that there are 3 basic steps in genetically modifying an organism. अब ये जो पूरा आपने प्रोसेस पढ़ा अभी, ठीक है, आप यहाँ पे समझ सकते हो ना कि इसमें अपने कितनी बेसिक स्टेप्स को इंक्लूड किया। सबसे पहले क्या किया, किसी भी ऑर्गेनिज्म को जेनेटिकली मॉडिफाई करना था, उसके अंदर एक नई जीन को डालना था, उसका जेनेटिक मटेरियल बदलना था, तो क्या करना पड़ा, उस जेनेटिक मॉडिफिकेशन के लिए आपने कौन कौन से स्टेप्स लिए। देखो, सबसे पहले तो आपने क्या किया, वो डिजायरेबल जीन जो आपको चाहिए कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस प्रोवाइड करने वाली जो डिजायरेबल जीन है वो कहां पर पाई जा रही है, सबसे पहले तो उसको आइडेंटिफाई करो। ठीक है, सबसे पहले तो करना पड़ेगा आइडेंटिफिकेशन ऑफ डीएनए विद डिजायरेबल जीन्स, कि डिजायरेबल जीन देने वाला डीएनए किधर है, ढूंढो, आइडेंटिफाई करो। फिर करना होगा क्या, इंट्रोडक्शन ऑफ द आइडेंटिफाइड डीएनए इनटू द होस्ट, फिर जो डीएनए आपने आइडेंटिफाई किया है उसको होस्ट में इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। ठीक है, डीएनए को आइडेंटिफाई करके डिजायरेबल जीन वाला उसको फिर क्या करना पड़ेगा, होस्ट में इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। फिर उसको मेंटेनेंस ऑफ इंट्रोड्यूस डीएनए इन द होस्ट एंड ट्रांसफर ऑफ द डीएनए टू इट्स प्रोजेनी, होस्ट में उसको मेंटेन करना और फिर उसको उसकी प्रोजेनी के लिए क्या कर देना, ट्रांसफर कर देना। ठीक है, उस डीएनए को उसकी प्रोजेनी तक ट्रांसफर कर देना। ये कुछ स्टेप्स हैं। अब इन स्टेप्स पर अपन वापस आएंगे, लेकिन एक बार जरा देखो हमने जो प्रोसेस स्टार्ट की थी कहां से। ठीक है, पहले हमने समझा था ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन को, पूरा लेक्चर नहीं कह रही हूं, हमने सिर्फ जो अभी ये प्रोसेस देखी कि कैसे आपको डीएनए को कट करना है, लिंक करना है और उसको इंट्रोड्यूस कर देना है। विट्रो में, मतलब इन विट्रो में कौन कौन सी प्रोसेस हो रही है, फिर आप उसको इकोलाई में कैसे ट्रांसफर कर रहे हो। बस इतना सा रिकैप ले लो, इतना सा रिकैप ले लो, आपको और ज्यादा क्लियर लगेंगी चीजें। एक रिकैप ले लो बस फटाफट से। सबसे पहले क्या हुआ, सबसे पहले हमने ये देखा कि ये जो भी हम आर्टिफिशियल रिकॉम्बिनेंट डीएनए की बात कर रहे हैं, ठीक है, ये आर्टिफिशियल रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल का कंस्ट्रक्शन जो है वो कैसे होता है, सबसे पहले हमने ये समझा। और इसे समझने के लिए हमने देखा कि जो सबसे पहला रिकॉम्बिनेंट डीएनए की बात है वो कैसे होगी, प्लाज्मिड के साथ लिंक करके होगी। ठीक है, कटिंग एंड लिंकिंग की जाएगी किसके साथ, प्लाज्मिड के साथ। अब कटिंग एंड लिंकिंग कैसे की जा रही है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है दो, स्टैनली कॉर्न एंड हर्बर्ट बॉयर। इन दो साइंटिस्ट का नाम यहां पर क्यों आ रहा है, क्योंकि जो हम बात कर रहे हैं कि प्लाज्मिड के साथ लिंक करना है जीन को और उसके बाद फिर क्या करनी है, पूरी ये प्रोसेस करनी है। ये जो मल्टीपल कॉपीज बनाने का प्रोसेस चल रहा है ये पूरा का पूरा स्टार्ट हुआ किसके थ्रू, ये स्टैनली कॉर्न और हर्बर्ट बॉयर ने किया 1972 में। कैसे किया, सबसे पहले उन्होंने किया था एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन को आइसोलेट करके उन्होंने एक पीस ऑफ डीएनए को कट किया, किससे, प्लाज्मिड से, और फिर उसको उन्होंने क्या किया, लिंक कर दिया। ठीक, तो ये जो पूरी प्रोसेस हो रही है ये सब कहां हो रही है, भूलना बिल्कुल भी नहीं है, ये पूरी प्रोसेस चल रही है इन विट्रो। इन विट्रो का मतलब हमेशा ध्यान देना है, इन विट्रो का मतलब होता है इनसाइड द टेस्ट ट्यूब। जहां पर ये टी लगा हुआ है तो उसका मतलब ही है टेस्ट ट्यूब, इसके अलावा जो दूसरा टर्म होता है वीवो। ठीक है, यहां पर टी नहीं है तो मतलब ये कहां है, इनसाइड द लिविंग ऑर्गेनिज्म। यहां पर टी है मतलब ये है इनसाइड द टेस्ट ट्यूब। ठीक, तो इन विट्रो एंड इन वीवो। अब देखेंगे उसके बाद इन्होंने क्या किया, बात हुई कि डीएनए को एक स्पेसिफिक लोकेशन पे कट करना है। तो ये कोई हमारे पास जो फिजिकल ऑब्जेक्ट मटेरियल्स प्रेजेंट होते हैं वैसा तो कंडीशन है नहीं कि आपने सीजर से उसको कट कर दिया। क्या करना पड़ेगा, यहां पर आपको यूज करने पड़ेंगे मॉलिक्यूलर सीजर्स जो कहलाएंगे क्या, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। ठीक है, मॉलिक्यूलर सीजर्स कहलाएंगे कौन, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। मतलब कट करने के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है एक एंजाइम और उसको बाद में लिंक करने के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है एक और एंजाइम जो कहलाएगा डीएनए लाइगेज। ठीक है, कट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो कहला रहा है मॉलिक्यूलर सीजर, और इसे बाद में लिंक करने के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है एक और एंजाइम विच इज डीएनए लाइगेज। जो एंड्स को कट किया है उनको ज्वाइन करने का काम कौन करके देगा, डीएनए लाइगेज करके देगा। ठीक है, तो यही पूरी प्रोसेस थी कि एक स्पेसिफिक जीन को कट किया, क्यों, क्योंकि वो प्रोवाइड कर रही है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, क्योंकि वो प्रोवाइड कर रही है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जो हम चाहते हैं होस्ट सेल में इंट्रोड्यूस करना। उसे कट किया एक स्पेसिफिक लोकेशन के साथ, उस स्पेसिफिक लोकेशन से उस जीन को कट करने के बाद उसे लिंक करना होगा एक प्लाज्मिड में,
प्लाज्मिड में लिंक करने के लिए चाहिए क्या? लिंक करने के लिए चाहिए लिंकर। लिंक करने के लिए जो लिंकर चाहिए वो कौन है? वो है डीएनए लाइगेज, वो है डीएनए लाइगेज। इसके अलावा यहां पर कट करने के लिए कौन बैठा है? कट करने के लिए बैठे हुए हैं मॉलिक्यूलर सिजर्स। कौन से एंजाइम्स हैं ये है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। ऑलमोस्ट 3 to 4 टाइम ये रिवाइज हो गया है, तो आई थिंक इट्स डन नाउ। ठीक, अब ये पूरी प्रोसेस तो कंप्लीट हुई। इसके बाद जो रिजल्ट मिला वो क्या मिला? इससे बनी, जैसे ही इस स्पेसिफिक डिजायर्ड जीन को लिंक कर दिया और उसको इंट्रोड्यूस कर दिया अब होस्ट के अंदर। होस्ट कौन है यहां पर? ई कोलाई। ठीक है, इसको इंट्रोड्यूस कर दिया होस्ट के अंदर, ई कोलाई के अंदर। अब ये क्या करेगा? ये यहां पर जाके ग्रो करेगा, मल्टीप्लाई करेगा, अपना नंबर इंक्रीज करेगा, अपनी कॉपीज को बनाएगा। ठीक है, और ये जो कॉपीज बनाएगा ये सब क्या कहलाएंगी? क्लोनिंग कहलाएगी। ये पूरी प्रोसेस क्या कहलाएगी? अपनी एक जैसी बहुत सारी कॉपीज को बनाना, मल्टीपल कॉपीज को जनरेट करना, क्या कहलाएगा? क्लोनिंग कहलाएगा। बस ये पूरा रिकैप अब मुझे आपको देना था। आप समझ गए कि हमने ये पूरी की यहां पर प्रोसेस की है। इसको क्या कहेंगे? किसी ऑर्गेनिज्म को जेनेटिकली मॉडिफाई करना या जेनेटिक मॉडिफिकेशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। क्या कहलाएगा? जेनेटिक मॉडिफिकेशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। और ये जो जेनेटिक मॉडिफिकेशन है, ठीक है, इसमें आपने ये 3 स्टेप्स देखी। आइडेंटिफिकेशन ऑफ डीएनए, इंट्रोडक्शन ऑफ आइडेंटिफाइड डीएनए, देन मेंटेनेंस ऑफ इंट्रोड्यूस्ड डीएनए इन द होस्ट एंड ट्रांसफर ऑफ डीएनए टू इट्स प्रोजेनी। ठीक है, होस्ट के अंदर वो जो डीएनए है फिर वो मेंटेन होगा ना, रेप्लिकेट होगा, अपना अमाउंट बढ़ाएगा, और फिर उसकी प्रोजेनी में, अब वो इकोलाई में अगर जिसमें आपने वो डाल दिया, इंट्रोड्यूस कर दिया, अब इकोलाई जितनी भी बार रिप्रोड्यूस करेगा सब में वो जीन जो है वो इनहेरिट होगी, सब में एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जाएगा। ठीक है, तो फिर वो क्या होगा? उसकी प्रोजेनी में इनहेरिट होता रहेगा। ठीक है, तो these are the basic steps. These 3 are the basic steps involved in genetically modifying an organism. I hope आपको यहां तक समझ आया होगा कि कैसे जेनेटिक मॉडिफिकेशन किया जा रहा है किसी ऑर्गेनिज्म का, कैसे हम बायोटेक्नोलॉजी को यूज कर रहे हैं डीएनए जैसी जेनेटिक मटेरियल जैसी चीजों को भी कट करके, ज्वाइन करके, अपने अकॉर्डिंग उसको मल्टीप्लाई करवाना और उसको इनहेरिट करवाना ओवर द जनरेशंस। राइट, ये बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स प्रोसेसेस हैं, बहुत ही ज्यादा डीप इनके स्टडीज हैं, और इसीलिए इतना भी आसान नहीं है कि आप सोचो कि आप एक बार में सारी टर्मिनोलॉजी, प्रोसेसेस, कॉन्सेप्ट सब समझ जाओ, तो इतना भी आसान नहीं है ना। थोड़े से एफर्ट तो लगेंगे यार। अगर कोई चीज इतनी ज्यादा कॉम्प्लेक्स है तो उसको समझने में भी थोड़ा एफर्ट तो लगाना पड़ेगा। एटलीस्ट आपको 2 से 3 बार रीड करने वाली हिम्मत तो अपने अंदर रखनी है। ये नहीं करना है कि एक बार रीड किया और गिव अप कर दिया, ये बिल्कुल भी नहीं करना है। चलो, तो आई होप आज का लेक्चर आपको समझ आया है, जिसके अंदर हमने पढ़ा अबाउट द प्रिंसिपल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। क्या पढ़ा हमने? प्रिंसिपल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। और अब नेक्स्ट लेक्चर में आप पढ़ोगे इसी का एक और नया टॉपिक। ठीक है, चलो, तब तक आपको क्या करना है? देखो, यूनिट इंपॉर्टेंट है, अभी अभी हमने स्टार्ट की है, नए बहुत सारे आज टर्म्स आपने सुने हैं, आपको इसे एक बार, एटलीस्ट एक बार जरूर दोबारा रिवाइज करना है। दोबारा इस वीडियो को एक बार फिर से जरूर देखना है। नए टर्म्स को जितना जल्दी ग्रैब कर लोगे, यूनिट और चैप्टर उतनी ही आसानी से समझ आएगा और एक बार में समझ आएगा, टाइम बचेगा। राइट, तो बस अप्रोच हमें यही रखनी है कि हम जितना जल्दी चीजों को ग्रैब करें, जितना जल्दी टाइम को क्या हो सके मल्टीपल टाइम्स करने वाली चीजों को और रिड्यूस कर सके, है ना। तो बस आपको इस लेक्चर को एक बार जरूर देखना है, क्योंकि यहाँ पर आपने बहुत सारी नई टर्मिनोलॉजी सुनी है और अभी अभी चैप्टर स्टार्ट हुआ है। थोड़ा वक्त लगता है हर स्टूडेंट को एक नए चैप्टर में फिर से इंडल्ज होने में। राइट, नई यूनिट, नया चैप्टर स्टार्ट हुआ है, एक बार टर्मिनोलॉजी से फेमिलियर हो जाओगे, हर चीज स्मूथ लगेगी, एंड तक तो ऐसा लगेगा कि सब कुछ हलवा ही था। राइट, चलो, तो भाई अप्रोच जरूर याद रखनी है और करना जरूर है, जो मैंने कहा कि एक बार फिर से जरूर देखना है वीडियो को। ठीक है, कब देखोगे, कहाँ देखोगे? जाओगे अपने फेवरेट चैनल मैग्नेट ब्रेन्स के प्लेलिस्ट सेक्शन में, मिल जाएंगे आपको लाइव और रिकॉर्डेड लेक्चर्स के प्लेलिस्ट, हर तरह के चैप्टर्स। ठीक है, जो लाइव लेक्चर में हमने कंप्लीट किए ना, वो चैप्टर्स आपको वहां मिल जाएंगे विद एनसीईआरटी सॉल्यूशन, और रिकॉर्डेड वाले आपको रिकॉर्डेड प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। ठीक है, तो बस आप वहां जाकर सारे लेक्चर्स देख लें, या फिर आप ये पूरा कंटेंट ले लें ऐप के थ्रू भी, अगर आपको वो कन्वीनियंट लगती है, या फिर आप यूज कर सकते हो वेबसाइट भी, विच इज www.magnetbrains.com। हर जगह फुल कोर्स कंटेंट अवेलेबल है एब्सोल्युटली फॉर फ्री, और आप यूज कर सकते हो ई बुक्स एंड ई नोट्स को भी, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही है, या फिर वेबसाइट से भी
एक्सेस कर सकते हो। ओके, चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।